Okay. Good evening, all of you, once again. Now, today we'll start our discussion on the next chapter in strategic management. So, yesterday we did discuss in detail about corporate level strategies. आज हम discussion करेंगे on business level strategies. And the business level strategies directly, indirectly, पूरा का पूरा Michael Porter, who has been a very, very famous strategist, उनके around revolve करता है. यहाँ पर आपको individual business levels के ऊपर, should you go for a cost leadership, should you go for a differentiation strategy, या आपने focus apply करना चाहिए. And as I have rightly said in the recorded lectures, ये सब individual strategies हैं. कभी-कभी हम इनका combination use करते हैं. Like for example, people might use a combination of cost leadership and focus, or maybe differentiation and focus. कैसे उन अलग-अलग strategies को use किया जाता है, उनको हम discuss करेंगे detail में. Along with that, chapter number 5 के अंदर, चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज और डिस्कस करने वाले हैं कि माइकल पोर्टर ने कॉम्पिटिटिव प्रेशर को एक इंडस्ट्री में कैसे एनालाइज करते हैं. उसके लिए माइकल पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल दिया है. इन अदर वर्ड्स, कॉम्पिटिटिव प्रेशर को एनालाइज करने के लिए एक कॉम्पिटिटिव प्रेशर एनालिटिकल मॉडल दिया है. उस मॉडल को भी डिस्कस करेंगे. उसको माइकल पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल भी बोलते हैं या कॉम्पिटिटिव प्रेशर एनालिसिस मॉडल भी बोलते हैं. उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एज आई टोल्ड यू दैट कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन तीनों में से एक अच्छा कंपल्सरी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनता है. एंड ऑब्वियसली आपने आइडियली 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन तो हर चैप्टर से एक्सपेक्ट करना ही चाहिए. Should we get started, guys? Okay, let's get to the business. Come to page number. Come to page number 96. Now this is business level strategies. Before we jump on to specific strategies, let me tell you, इस चैप्टर में दो चीज आने वाली थी, which I told you that माइकल पोर्टर का कॉम्पिटिटिव प्रेशर को एनालाइज करने का मॉडल, तो शायद पहले उसको डिस्कस करेंगे हम डिटेल में. उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि माइकल पोर्टर ने अलग अलग बिजनेसेस के लिए क्या जेनेरिक स्ट्रेटजीज दिए हैं. मतलब क्या क्या स्पेशल स्ट्रेटजीज आप इंडिविजुअल बिजनेसेस के लिए चूज कर सकते हो. इसमें 3 ऑप्शन है: फोकस्ड, फोकस स्ट्रेटजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, कॉस्ट लीडरशिप. फिर इन तीनों का एक्सटेंशन बना करके कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्रिएट किया गया है. वो अलग स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे. दैट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोकस प्लस कॉस्ट लीडरशिप, या फोकस प्लस डिफरेंशिएशन, या फिर कॉस्ट लीडरशिप प्लस डिफरेंशिएशन का एक कॉम्बिनेशन है. बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी, उन सबको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. But before we start with this, we have to start with Michael Porter's 5 force model or competitive pressure analysis model. Can you see? माइकल पोर्टर ने कॉम्पिटिटिव प्रेशर को एनालाइज करने के लिए एक इंडस्ट्री के अंदर एक मॉडल बना के दिया. तो एज पर माइकल पोर्टर, उनका बिलीफ ये है दैट बिफोर यू एंटर इनटू एनी इंडस्ट्री यू नीड टू परफॉर्म दिस, और लेट्स से आफ्टर एंटरिंग इनटू इंडस्ट्री ऑन अ रेगुलर बेसिस आपने कंसिस्टेंटली इस मॉडल को परफॉर्म करना चाहिए. ये आपको एक इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव प्रेशर को एनालाइज करके ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि क्या आप इस कॉम्पिटिटिव प्रेशर को बेयर करके सर्वाइव कर पाओगे इस इंडस्ट्री में. विल यू बी एबल टू एक्चुअली मेक मनी इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस और इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, कीपिंग इन माइंड ऑल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर. तो इन्होंने ना 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पे फोकस करने के लिए बोला है. सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप अपने राइवल सेलर्स को अंडरस्टैंड करो. ट्राई टू परफॉर्म अ SWOT एनालिसिस ऑन योर राइवल सेलर्स इन द इंडस्ट्री. सो बेसिकली 5 एस्पेक्ट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन यू परफॉर्म माइकल पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव प्रेशर एनालिसिस. नंबर 1 वाज राइवल सेलर्स को एनालाइज करो, उनको आइडेंटिफाई करो, उनके स्ट्रेंथ्स को, उनकी वीकनेसेस को ढूंढो. ये समझो हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल सेलर एंड हु इज द वीकेस्ट राइवल सेलर. तो राइवल सेलर्स इज वन एलिमेंट. सेकंड एलिमेंट उन्होंने बोला कि आप अपने न्यू एंट्रेंट्स का जो थ्रेट है उसको एनालाइज करने का ट्राई करो. लाइक आपके इस इंडस्ट्री के अंदर क्या रेगुलरली न्यू एंट्रेंट्स ऐड होते हैं. लाइक इज देयर अ बैरियर टू न्यू एंट्रेंट, मतलब एंट्री बैरियर्स क्रिएट किए हुए हैं क्या. अगर एंट्री बैरियर्स नहीं है तो कितना इजीली नए एंट्रेंट्स एंटर करते हैं और वो किस तरीके से एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल प्लेयर्स के थ्रेट बन सकते हैं. तो पहला था राइवल सेलर्स को कंसीडर करना. दूसरा एंट्री और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, जो एंट्री ऑफ न्यू एंट्रेंट है उसका थ्रेट क्या हो सकता है एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के ऊपर, उसको एनालाइज करने का ट्राई करो.
तीसरा, आपके प्रोडक्ट के जो प्योर सब्स्टिट्यूट्स है, मतलब जो आपके प्रोडक्ट को इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं मार्केट के अंदर, उन हिडन ये सब्स्टिट्यूट आपके हिडन कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो आपको डायरेक्टली विजिबल नहीं होते, बट वो आपको डेफिनेटली इंपैक्ट कर सकते हैं लॉन्ग रन। तो अपने सब्स्टिट्यूट्स को एनालाइज करो जो एक्चुअली आपके लिए हिडन कॉम्पिटिटर बन सकते हैं। तो सर बेसिकली राइवल सेलर्स पे फोकस करना है, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स पे फोकस करना है, सब्स्टिट्यूट्स पे फोकस करना है, एंड उन्होंने दो चीज और बोला, बायर्स बार्गेनिंग पावर एंड सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर। टॉकिंग अबाउट सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर, सर अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, रॉ मटेरियल प्रोवाइडर कोई ना कोई आपको थर्ड पार्टी रहने ही वाला है, उसका बार्गेनिंग पावर कितना है? क्योंकि उसका बार्गेनिंग पावर अगर बढ़ते जाएगा तो आप कस्टमर को शायद उतना बेटर सर्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज एक अगर रॉ मटेरियल सप्लायर कॉस्ट बढ़ाता है या सही क्वालिटी का रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करता है, सही टाइम पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करता, तो ओवरऑल आपके लिए सही टाइम पे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर करना मुश्किल हो जाएगा, शायद एक एक्सपेंसिव प्रोसेस भी बन सकता है। इसीलिए आपके सप्लायर का बार्गेनिंग पावर कितना है उसको एनालाइज करो, उसको कैसे आप डील करने वाले हो उसके बारे में सोचो। एंड द लास्ट वन इज बायर्स बार्गेनिंग पावर। नाउ दैट इज सब्जेक्टिव। बायर्स बार्गेनिंग पावर कैन बी डिफिकल्ट, दैट अगर आपको लगता है कि बहुत ही लार्ज बायर्स है आपके इस इंडस्ट्री में, लाइक आप B2B में डील करते हो, आप डायरेक्टली कस्टमर से डील करने के बजाय यू डीलिंग विद अदर बिजनेसेस हु हैव अ ह्यूज बार्गेनिंग पावर इन टर्म्स ऑफ बाइंग कैपेसिटी, वो आपसे बड़ा क्वांटिटी में परचेस करते हैं, बल्क परचेस करते हैं, और मे भी हो सकता है शायद उसकी वजह से वो आपसे आपका जो मार्जिन है वो रिड्यूस करने के लिए फोर्स करते हैं। तो आपके बायर का बार्गेनिंग पावर कितना है उसको भी आपको समझना पड़ेगा। वो ये बोलता है इन पांचों एलिमेंट्स को दिमाग में रखो हमेशा, अगर आप एक इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव तरीके से एनालाइज करना चाहते हो। फाइंड द राइवल सेलर्स, एनालाइज देम इन डिटेल, अंडरस्टैंड द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, अंडरस्टैंड द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स इन द इंडस्ट्री, अंडरस्टैंड द सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर एंड बायर्स बार्गेनिंग पावर। इन पांचों एलिमेंट्स को इंडिविजुअली एनालाइज करो और फिर कंबाइंड तरीके से एनालाइज करके देखो क्या इन सबका जो इंपैक्ट है आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग है या बहुत वीक है या मॉडरेट है या एक्सट्रीमली फियर्स है, उसका इंपैक्ट कितना आने वाला है आपके ऊपर एज अ बिजनेस। उसके बेसिस के ऊपर फाइनल कंक्लूजन ये लेके आना पड़ेगा। क्या इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए आपको लगता है अभी भी आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी को दिमाग में रखते हुए प्रॉफिट अर्न करने के लिए अभी भी इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना पॉसिबल है? क्या इज इट स्टिल पॉसिबल फॉर यू टू कंटिन्यू दिस इंडस्ट्री एंड एक्चुअली मेक मनी? ये डिसीजन लेके आप माइकल पोर्टर के 5 फोर्स मॉडल से या कॉम्पिटिटिव प्रेशर एनालिसिस मॉडल से अप्लाई करते हो। देखो जरा ध्यान से क्या बोलता है। It is a very powerful and widely used tool जो आपको systematically significant competitive pressure को एक मार्केट में आइडेंटिफाई करके एनालाइज करने में हेल्प करता है। सर ये मॉडल कंसिस्ट करता है 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को। देखो पहला वाला चीज क्या बोलता है, पहला वाला बात करता है अबाउट राइवल सेलर्स, मतलब कितना कॉम्पिटिटिव प्रेशर एसोसिएटेड है विद द मार्केट मैन्यूवरिंग। मार्केट मैन्यूवरिंग का मतलब क्या है? मैन्यूवरिंग का मतलब होता है अलग अलग स्टेप्स या आपके हाथ पैर मारना कि किस तरीके से आप अपने एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के जो बायर्स हैं उन बायर्स का सपोर्ट अर्न कर सकते हो। बेसिकली मैन्यूवरिंग इज डिफरेंट स्टेप्स यू टेक टू अचीव बायर्स पैट्रोनेज। बायर्स पैट्रोनेज मतलब सपोर्ट फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग बायर्स इन द इंडस्ट्री, मतलब राइवल सेलर्स को डील करने के लिए, उनको बीट करने के लिए कॉम्पिटिटिव प्रेशर कितना एसोसिएटेड है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो बेसिकली ऑब्टेन मोर डिटेल अबाउट द राइवल सेलर्स इन द इंडस्ट्री, दैट इज योर एलिमेंट नंबर 1। दिस इज योर एलिमेंट नंबर 1। नंबर 2, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, मतलब आपके इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या बहुत आसान है न्यू एंट्रेंट का एंटर करना और वो कितना आसानी से एक्सप्लॉइट कर सकता है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ऑफ इंडस्ट्री को, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तीसरा, सर क्या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल है और क्या वो आपके लिए एक हिडन कॉम्पिटिटर बन करके या एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन सकते हैं फ्यूचर के अंदर, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मतलब आपके प्रोडक्ट से सब्स्टिट्यूट्स क्या क्या है, how strong those substitutes are there in this particular industry, कितना easily वो आपको रिप्लेस कर सकते हैं, क्या वो बहुत स्मूथ प्रोसेस रहेगा या बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस रहेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर कितना है, ये एलिमेंट नंबर 4 रहने वाला है। और सर सप्लायर बार्गेनिंग पावर बहुत एक्सटेंड तक आपके प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। एंड बायर्स बार्गेनिंग पावर बहुत सब्जेक्टिव है, बट नॉर्मली अगर आप मुझे पूछोगे इफ यू डीलिंग विद बायर्स जो बहुत बल्क कैपेसिटी आपसे परचेस करते हैं तो शायद उनका बार्गेनिंग पावर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है, ये बहुत सब्जेक्टिव रहेगा। तो बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो है माइकल पोर्टर के कॉम्पिटिटिव प्रेशर एनालिसिस के अंदर, ये पांचों चीजें रहने वाली है। एटलीस्ट आपको ये 5 वर्ड समझ में आएगा, इनको यूज कैसे करना है, इनका एक्सप्लेनेशन क्या डिटेल में सब डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट डू यू अंडरस्टैंड 5 एलिमेंट्स? क्विकली स्पेंड 1 मिनट, एक बार इन पांचों को वापस से पढ़ो। सेंटेंस को ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट फोकस करो क्योंकि ये सेंटेंस आपको समझ में आएगा वंस वी डिस्कस एवरी एलिमेंट इन एक्सट्रीम डिटेल। वी विल डिस्कस ऑल दीस एलिमेंट्स इन डिटेल, डोंट वरी अबाउट दिस। Quickly spend 2 minutes. Then we'll go to the actual step कि आप कैसे अप्लाई करते हो इस माइकल पोर्टर के 5 फोर्स मॉडल को। We'll discuss that.
Just quickly spend 2 minutes on this. Guys, is my voice not clear? Someone just messaged me there's an echo in the voice. So are you facing the echo or voice is clear to you? Okay, let me do one thing. Let me open the windows maybe that because this is a bigger room, so maybe because of that voice may not be clear. Just give me 1 minute, okay? Just give me 1 minute. Let me open the windows. Uh, is it clear now? Like, is it better? Or should I use yesterday's earphones? Okay, just give me 1 minute. Still there. Because I opened all the windows. Now it should open up, I feel. This is very close to my mouth here. Not good yet. Okay. I think ideally these earphones should be better than the normally AirPods because the AirPods. Okay, just give me 1 minute. I'll get the AirPods once again. You're hearing barking of a dog. Obviously, when I open the window, you'll able to hear something else. Today's voice is better than yesterday's one better. अब तुम लोग इतने अलग अलग ओपिनियन दोगे तो कैसे डिसाइड करेंगे यार? Just give me 1 second. I'll get the AirPods. We'll see in the meantime if it's working. Now it is getting better. It will become better I think according to me because अब तो echo बिल्कुल खत्म हो चुका है. Like मेरे को भी echo सुनाई नहीं दे रहा तो it should be better. When the mic is close to you, it cannot get closer than this here, I think. I think चलो एक काम करते हैं मैं थोड़ा धीरे धीरे बात करता है डोंट वरी अबाउट दिस लेट्स कंटिन्यू ठीक है अगर फिर भी प्रॉब्लम आएगा देन आई विल जस्ट गेट द एयरपॉड्स एज वेल बिकॉज़ एयरपॉड्स को ब्लूटूथ से कनेक्ट करना अपने आप में एक अलग स्ट्रेस है आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एंड इफ यू आर कनेक्टिंग इट विद अ विंडोज लैपटॉप just forget about it, it takes time. Anyways, talking about talking about 5 important elements. इसमें मैं वापस एक बात बोलता हूँ पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि राइवल सेलर्स का इंपैक्ट कितना ज्यादा है इस इंडस्ट्री में या लेट्स से फॉर एग्जांपल इन अदर वर्ड्स इफ यू आस्क मी हाउ कट थ्रोट द कंपटीशन इज देयर इन द इंडस्ट्री because of which you may not be able to get a bigger pie of market share मतलब शायद इतने strong rival sellers की वजह से शायद आपको जो overall total number of आपके buyers रहेंगे जो customers का market share रहेगा वो easily आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा या how easily you will be able to win them इस तरीके से आपको analyze करना पड़ेगा that if I actually sit on a piece of paper and analyze all different players in an industry तो इन rival sellers के comparison में existing मैं जो हूँ मैं कितना बेटर परफॉर्म कर रहा हूँ या मेरे से बेटर कितने अलग राइवल सेलर्स परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से मुझे उनको अगर आउटस्मार्ट करना है या आउटविन करना है तो क्या मुझे स्ट्रेटेजिक एक्शन लेना पड़ेगा ये हम एनालाइज करने का ट्राई कर रहे हैं तो पहला पॉइंट बोलता है अगर आप चाहते हो मार्केट शेयर को बढ़ाना बायर्स के पैट्रोनेज को मतलब उनके सपोर्ट को अर्न करना तो आपको किस तरीके से अलग अलग स्टेप्स या स्किल सेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आप एक राइवल सेलर से बेटर परफॉर्म कर सकते हो दैट इज माय पॉइंट नंबर 1 बाकी चारों एलिमेंट्स लॉजिकल थे एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे पर देखो अगर आप मुझे पूछोगे क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है कि कैसे आप अप्लाई करते हो इस प्रोसेस को तो पहले सबसे पहले इन पांचों एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करो मतलब आइडेंटिफाई द इंपैक्ट ऑफ these dogs are just
identify the impact of rival sellers, identify the impact of substitutes, identify the impact of your न्यू एंट्रेंस का थ्रेट कितना हो सकता है इंडस्ट्री में, इन सबको अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करो। फिर उसके बाद में अगर आप मुझे पूछोगे तो इनका इंडिविजुअल इम्पैक्ट कितना कितना है और इन सबका ओवरऑल इम्पैक्ट कितना है, क्या फिर भी आप इन सबके इम्पैक्ट को कंसीडर करने के बाद में कंसीडर करते हो कि क्या मुझे इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट मिलेगा? अगर हाँ तो ही आपने डिसीजन लेना चाहिए। देखो जरा ध्यान से, द स्ट्रेटेजिस्ट कैन यूज 5 force मॉडल टू डिटरमाइन व्हाट कंपटीशन इज लाइक इन अ गिवन इंडस्ट्री। कैसे? 3 स्टेप दिए हैं। स्टेप नंबर 1 देखो, आइडेंटिफाई करो इन स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स को, मतलब राइवल्स का प्रेशर कितना है, न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट कितना बड़ा हो सकता है, सब्स्टिट्यूट्स का इम्पैक्ट कितना आ सकता है, बायर का बार्गेनिंग पावर कितना है इस इंडस्ट्री में, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर, इंडिविजुअली सबको आइडेंटिफाई करो। ठीक है, फिर देखो इंडिविजुअली उनका जो प्रेशर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या राइवल सेलर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली या मॉडरेट इंपैक्ट लेके आएगा, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर मॉडरेट है स्ट्रॉन्ग है, तो इंडिविजुअली उनका इंपैक्ट क्या बहुत स्ट्रॉन्ग है, फियर्स है, मॉडरेट टू नॉर्मल है या वीक है। ये प्योरली आपको स्टैटिस्टिकल डेटा के बेसिस पे, मार्केट एनालिसिस के बेसिस पे पता चलेगा। तो सर इंडिविजुअली हो सकता है आपको लगता है सब कुछ मॉडरेट इंपैक्ट ही है, एक आधा स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट है, बट दैट डजंट हेल्प। What will help is on an overall level, if you consider all of them, मतलब उन सबका collective strength क्या फिर भी इतना supportive है कि आप profit earn करते हुए easily इस industry में successfully grow कर सकते हो। अगर आपको लगता है ये आपके लिए practically possible है तो ही आपने finally उस industry में sustain करना चाहिए या और पैसा invest करना चाहिए, या अगर आप उस industry में हो ही नहीं तो enter करना है या नहीं करना है, decision making आपका थर्ड स्टेप के बाद में हो पाएगा। ये 3 स्टेप्स है। पहले इन सारे 5 एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करो, इंडिविजुअली एनालाइज करो उनका कितना कितना इंपैक्ट आपके ऊपर आ सकता है, हाउ स्ट्रॉन्ग देयर प्रेशर इज, एंड देन ऑन अ कलेक्टिव बेसिस क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग है शायद आप सर्वाइव करोगे या नहीं करोगे विद गुड प्रॉफिटेबिलिटी इन दिस इंडस्ट्री, ये डिसीजन मेकिंग लेते हो आप। ये तीनों स्टेप्स एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन है कि कैसे माइकल पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल अप्लाई किया जाता है। उसको अप्लाई करने के लिए ये 3 स्टेप्स दिए हैं आपको, 5 एलिमेंट्स जो हैं वो मैंने आपको समझाया, पहले वो 5 एलिमेंट्स को समझना पड़ेगा, फिर उनको यूज करते हुए ये 3 स्टेप्स जब आप अप्लाई करोगे तब आप फाइनल डिसीजन पे आओगे कि आपने क्या इस इंपैक्ट के बेसिस के ऊपर इस इंडस्ट्री में कंटिन्यू करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए, बिकॉज़ दिस विल हेल्प यू टू कम टू अ कंक्लूजन वेदर यू विल बी एबल टू मेक थ्रू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री एनालाइजिंग दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर। थोड़ा बात समझ में आएगा तीनों स्टेप्स का। स्पेंड 2 मिनट्स, रीड दीस 3 स्टेप्स वंस अगेन, वापस से पढ़ो। डन। अब देखो एग्जाम में फॉर 3 मार्क और 4 मार्क दे कैन डायरेक्टली आस्क यू माइकल पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल क्या है एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इंप्लीमेंटिंग दिस प्रोसेस। तब ये तीनों स्टेप्स लिखने बहुत जरूरी हो जाएंगे। और इन एग्जाम दे माइट आस्क यू व्हाट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और एस्पेक्ट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल परफॉर्मिंग माइकल पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। मतलब वो पांचों एलिमेंट्स पूछेगा या तो आपसे या ये 3 स्टेप्स पूछेगा। अगर 3 स्टेप्स पूछ रहा है तब भी आपने पांचों एलिमेंट्स के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहिए कि पांचों एलिमेंट्स इंडिविजुअली क्या है, और 3 स्टेप्स जो है दे विल बी दी फॉलोइंग स्टेप्स 1 2 3। तो आपने इस तरीके से आंसर देना पड़ेगा। आई विल शो यू 1 or 2 questions also on this, but yes, it used to be a very common question in old syllabus. Rather they have asked this question for 8 marks multiple times, but nowadays don't worry, we don't have an 8 mark question. On a higher side this can come for a 5 mark. Now we'll discuss individually all of them in detail. Chalo 5 forces in detail, starting with the first one, threats of new entrants. Now out of these 5 elements guys, 2 element बहुत ज्यादा important है, मैं आपको clearly बोलता हूँ। एक है threats of new entrants, it is very important, and दूसरा है rival sellers का the nature of rivalry in the industry. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। द रीजन बीइंग इन दोनों एलिमेंट्स को उन्होंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है पहली बार, मतलब
ओल्ड सिलेबस में पांचों एलिमेंट्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ था। रिवाइज सिलेबस में उन्होंने इन दोनों चीजों को, नेचर ऑफ राइवलरी दैट इज राइवल सेलर्स एंड योर थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, इन दोनों को एक्सट्रीम डिटेल में डिस्कस किया है। हम इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस पे एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है। रादर आई टोल्ड दिस एज सून एज द रिवाइज सिलेबस केम एंड यस देयर वाज ऑलरेडी वन क्वेश्चन ऑन नेचर ऑफ राइवलरी, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया इसके ऊपर जो पहली बार हुआ। एंड आई टोल्ड यू, जब आप एक नया सिलेबस में कुछ छोटा छोटा माइनर अमेंडमेंट आइडेंटिफाई करते हो, वो आईसीआई डेफिनेटली पूछता है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन threat of new entrants very soon. It can come in your exam also. So let's start with threats from new entrants or threats of new entrants. देखो मेरा बात, टॉकिंग अबाउट अ इंडस्ट्री, अगर मैं बोलता हूँ एक इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर ही नहीं है, मतलब कोई भी कभी भी एंटर कर सकता है, तो कैन आई से जब भी कोई नया एंटर करेगा उसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, क्योंकि उसका मार्केट शेयर जीरो आज की तारीख में, वो नया एंटर समझ लो मेरा बात, वो क्या बोलेगा, सीधा प्राइस वॉर से शुरुआत करेगा। मेजॉरिटी प्लेयर्स, इफ देयर इज अ नो बैरियर टू एंट्री इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, वो हमेशा प्राइस वॉर से शुरुआत करेगा। प्राइस वॉर जब करेगा तो इनडायरेक्टली क्या होगा, बॉटम लाइन एक लेवल के बाद में जो मार्जिन है या प्रॉफिटेबिलिटी लेवल्स है उस इंडस्ट्री के, वो सिग्निफिकेंटली फॉल हो जाएंगे। नाउ दिस इज वेरी कॉमन अकॉर्डिंग and you can see a lot of examples around you. It is something, अगर कोई barrier to entry नहीं है तो 100% नया entrant आकर के existing players के profitability को impact करने ही वाला है। देखो, a firm's profitability tends to be higher when other firms are blocked from entry. अगर अच्छे barriers हैं तो शायद margins reduce नहीं होंगे, अगर अच्छे barriers to entry नहीं है तो obviously सर धीरे धीरे profitability खराब होना शुरू हो जाएगा एक इंडस्ट्री का। देखो, new entrants can reduce industry profitability because they add a new production capacity leading to simple demand supply concept की शायद सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्राइसिंग गिरना शुरू हो जाएगा एक पॉइंट के बाद में, if the number of if the demand remains same. And obviously सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, to discourage new entrant existing firm को ट्राई करना चाहिए कि वो एंट्री पे बैरियर्स बनाए। तो देखो क्या क्या बैरियर्स एक नॉर्मली इंडस्ट्री में हो सकते हैं, वो एग्जांपल्स बताएगा आपको कि सर आप इनडायरेक्टली अगर आप मुझे पूछोगे अगर चाहते हो एक इंडस्ट्री का अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहे तो आपको अच्छे हर्डल्स या barriers to entry create करने चाहिए। So what can be such barriers to entry, इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलो, let's talk about them in detail. Common barriers to entry may include the following. Let's start with one by one. Let me do one thing. Let me explain you all of them in सबसे पहले मेरे लैंग्वेज के अंदर, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आइडेंटिफाई करके आपको मैं पढ़ने के लिए बता दूंगा। Start with number 1, capital requirement. अब ये कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर इनहेरेंट रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। देयर आर सम इंडस्ट्रीज व्हिच आर सो कैपिटल इंटेंसिव दैट बिना ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल के आप उस इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, अगर आप मुझे पूछोगे, रादर इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री इफ यू वांट टू बिकम अ गुड मैन्युफैक्चरर टुडे एट अ बिगर स्केल, देयर इज अ बाय डिफॉल्ट कैपिटल रिक्वायरमेंट कि आपके पास बहुत सारा ह्यूज कैपिटल होना चाहिए तो ही आप एंटर कर सकते हो। तो ये अपने आप में एक बैरियर बन जाता है। स्मॉलर एंटिटीज के लिए शायद स्कोप ही नहीं रहेगा एंटर करने का। एंड इफ यू आस्क अबाउट टेलीकॉम सेक्टर, airlines and all, its capital requirement is a very basic barrier. सर कभी-कभी capital requirement indirectly एक अच्छा barrier बन जाता है because इससे छोटा player enter करेगा नहीं, छोटा player enter करेगा ही नहीं, तो सर अच्छे existing players का मार्जिन खराब नहीं होगा। दूसरा चीज, economies of scale. ना अगर मैं बोलता हूँ एक इंडस्ट्री में सब लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करते हैं। इफ यू आस्क मी अबाउट एफएमसीजी, हमारे कंट्री में वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करता है क्योंकि इतना वास्ट कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमारा ओवरऑल स्केल बढ़ता है तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट गिर जाता है। आपको नया एंट्रेंट जो है उसके लिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना बहुत मुश्किल रहेगा बिकॉज वो डे वन पे इतना बड़ा ह्यूज डिमांड क्रिएट नहीं कर पाएगा एंड ऑब्वियसली उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रहेगा वो कंपीट नहीं हो पाएगा विद द एक्जिस्टिंग प्लेयर्स बिकॉज एक्जिस्टिंग प्लेयर्स ने इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से अपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया होगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर मैं बोलता हूँ किसी इंडस्ट्री में, लाइक फॉर एग्जांपल हमारा जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है जो रेगुलरली, फॉर एग्जांपल फेयर एंड लवली ने अपने क्रीम को कितनी बार चेंज कर दिया है यार, सो आई डोंट लाइक दैट, आई एम जस्ट टेलिंग यू, इट्स अ वेरी sarcastic we are talking about, but in general in our cosmetic industry there are so many changes which keeps on happening in every single product, मतलब over a period of time इतना significant changes आना शुरू होता है। इसकी वजह से शायद इस डिफरेंशिएशन को अचीव करने के लिए you need to invest lot of money in research and development, तो सर शायद एक न्यू एंट्रेंट के लिए मुश्किल होगा। अगर एक इंडस्ट्री में डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा है एंड कस्टमर्स उसको प्रेफर करते हैं तो शायद एक नए एंट्रेंट के लिए बहुत आसान नहीं होगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्च करे क्योंकि उसे एक्सपीरियंस रहेगा नहीं, तो डिफरेंशिएशन भी शायद वो अचीव नहीं कर पाएगा और शायद सर्वाइव नहीं कर पाएगा इंडस्ट्री में। नेक्स्ट, स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट का मतलब होता है अगर मैं बोलता हूँ 3 प्लेयर बहुत फेमस है एक इंडस्ट्री में,
एक नया एंट्रेंट आना चाहता है, वो चाहता है इन तीनों के जो कस्टमर्स है वो धीरे धीरे स्विच करें और इसके कस्टमर्स बन जाए। नाउ कस्टमर्स को एक जगह से स्विच करवा के दूसरी जगह पे लेके आना may involve some actually financial cost or maybe up to some extent psychological cost also. Like for example, suddenly आप अपना यार ecosystem change कर दो, आप let's say if you're using an iPhone for a lot of years, suddenly you move to Android. It will take some time. I'm not saying it is not possible at all, but it is going to take a while. Do you get my point? Or you move from Android to iOS, it's going to take a while. So same way, अगर आपका ecosystem psychologically अगर एक barrier create करता है, तो शायद switching cost जो है, वो एक अच्छा barrier to entry create होता है. इसीलिए बहुत सारे players क्या करते हैं पता है क्या? अपने इकोसिस्टम को यूनिक रखते हैं ताकि अपना एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को छोड़ करके बाहर जाने से पहले बहुत बार सोचेगा, मल्टीपल टाइम कंसीडर करेगा, बिकॉज साइकोलॉजिकली फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा रहेगा, तो शायद सोचेगा व्हाई नॉट कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग ब्रांड. नेक्स्ट, ब्रांड आइडेंटिटी. Like sometimes some organizations according to me brand loyalty इतना strong create कर देते हैं कि customer जो है वो brand loyalty की वजह से they stick to this particular company and they don't leave those existing players easily. A lot of companies have done this over a period of time and I believe this is a very very common mantra जो हर कोई हमेशा exercise करते आया है almost हर industry के अंदर. You talk about Apple, talk about Amazon, they all are working currently on brand identities. Next, access to distribution channel. हो सकता है इन ए कंट्री लाइक इंडिया जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है हमारे होलसेलर्स का, एजेंसीज का, रिटेलर्स का, वो आपके पास में बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ कंपनीज के पास में. आप इस तरीके के टर्म्स डिसाइड करते हो दैट उन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कोई नया कंपनी यूज ही नहीं कर पाएगा. यू क्रिएट अ बैरियर इनडायरेक्टली. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे पूछोगे एचयूएल हो गया, पीएनजी हो गया, इफ दे हैव बीन डूइंग अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू अच्छा अक्रॉस इंडिया प्रेजेंस, वो शायद चाहेगा कि नया प्लेयर एंटर ही ना कर पाए. पतंजलि के लिए बैरियर था ही है. पतंजलि ऑल्दो हैड ह्यूज रिसोर्सेस एंड दे वांटेड टू ब्रेक द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. उन्होंने खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट किया ऑल टुगेदर, इसलिए शायद वो सर्वाइव कर पाए, अदरवाइज शायद वो भी सर्वाइव नहीं कर. Next, last point, possibility of aggressive retaliation by existing players. Now this is a very common one. अगर बहुत सारे न्यू एंट्रीज आने शुरू होते हैं एक पॉइंट के बाद में, शायद जो एग्जिस्टिंग स्ट्रॉन्गर प्लेयर है वो अग्रेसिवली रिटेलिएट करेगा. रिटेलिएट करने का मतलब क्या होता है? रेस्पॉन्ड करेगा. रेस्पॉन्स क्या होगा? नया प्लेयर है तो सडनली जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है वो भी प्राइस को रिड्यूस करके शॉर्ट टर्म के अंदर या ज्यादा फीचर्स दे करके एट अ लेसर प्राइस नए प्लेयर्स को खत्म करने का ट्राई करेगा मार्केट से. ये 100% रिटेलिएशन होता ही है, एक मैच्योर इंडस्ट्री में बहुत बहुत कॉमन रहने वाला है. Can I say ये सारे के सारे फैक्टर्स इनडायरेक्टली एक बैरियर टू एंट्री बन सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर. We'll discuss all of them in detail. Do you understand at least on a basic level इन पांच इन सारे पॉइंट्स का एटलीस्ट एक बेसिक मतलब क्या है वो आपको समझ में आया क्या? Yes or no? Okay, let's go in detail. देखो कैपिटल रिक्वायरमेंट सिंपल चीज है सर. हो सकता है ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड है, तो शायद कुछ छोटे फर्म्स के पास जिनका फंड्स का they lack the huge amount of funds, they may not be able to enter a particular industry. इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल सिंपल फंडा है. इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है. शायद इसकी वजह से आप एक अच्छा हाई वॉल्यूम अचीव कर सकते हैं एक इंडस्ट्री में, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट न्यू एंट्रेंट्स विल फाइंड इट वेरी डिस्करेजिंग बिकॉज ऑन डे वन दे विल नॉट बी एबल टू डील विद इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एट ऑल. थर्ड वन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. सर हो सकता है एक इंडस्ट्री में रेगुलरली फिजिकल मतलब एक्चुअली इन द वे यू यूज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसके अंदर कुछ बदलाव है, या परसेप्चुअल मतलब लोगों के दिमाग के अंदर डिफरेंस है. लेट्स से फॉर एग्जांपल द प्रोडक्ट माइट बी सेम बट मे बी इट इज पैकेज्ड इन सच अ वे दैट इट क्रिएट्स अ डिफरेंट इंपैक्ट ऑन यू. मतलब कोई ना कोई तरीके का डिफरेंशिएशन रेगुलरली आते रहता है, तो शायद इस डिफरेंशिएशन को अचीव करना बहुत आसान नहीं होगा नए फॉर्म्स के लिए. एग्जांपल दिया उसने पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, जहां पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत कॉमन है. डिफरेंशिएशन वर्क्स टू रीइंफोर्स एंट्री बैरियर्स बिकॉज कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग जेन्युइन डिफरेंसेस विल बी वेरी हाई फॉर अ न्यू एंट्रेंट, व्हिच इज वेरी लॉजिकल. स्विचिंग कॉस्ट. स्विचिंग कॉस्ट का मतलब होता है कन्विंस करना या परसुएड करना या कन्विंस करना एग्जिस्टिंग कस्टमर को कि वो आपके प्रोडक्ट के लिए स्विच करे. मतलब दे शुड स्विच ऑन टू योर प्रोडक्ट, which is not an easy job. Trust me about this. It's going to involve huge financial and psychological cost. If that is involved, it will by default act as a barrier for a new entrant. Brand identity, sir, बहुत important है. Lot of across the world, according to me, it is very very common. And ये चीजें निकलती नहीं है. Like at least up to a certain age, brand conscious होना एक बहुत ही natural instinct है. Eventually, after a period of time,
when you actually start reaching little maturity in your head, according to me, ये brand identity का impact आपके ऊपर कम होना शुरू होता है. Rather मैं बोलता हूँ it's more than age, sometimes the access also. अगर आपको बहुत सारे brands जो आपको चाहिए तो उसका access अगर मिलते रहेगा, एक point के बाद में आपके दिमाग में उसका value automatically खत्म हो जाएगा, and you may realize that it's okay, it's more the utility is more important than the brand value, but it takes a little while, and जब तक वो while लगता है तब तक ये brand survive करते रहते हैं longer run के अंदर in the entire world. And trust me, the story will never go down. People will still keep on buying, Apple, Gucci, Prada, whatever the brands, they prefer. It can be Zara for someone. So for every country, there are certain fancy brands which will keep on varying from country to country, and they will never have a bad legacy. The reason being, the people's perception doesn't change towards brand. So, sir, brand identity is very important for infrequently purchased products, because वहाँ पर high unit cost है एक buyer के लिए, वो आसानी से वो छोड़ना नहीं चाहता. Access to distribution channel. Now ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. अगर मैं बोलता हूँ existing players का बहुत strong presence है और पूरा distribution channel उनके कंट्रोल में, देखो सर हो सकता है many firms may continue to rely on their control of physical distribution channel, वो एक indirectly barrier बन जाएगा और नया entrant easily उसके थ्रू एंट्री नहीं कर पाएगा. As I always keep telling you, manufacturing a biscuit is not a problem, but ensuring that a customer gets to buy this biscuit, that is the biggest challenge even today, because people are not going to order Parle-G online, according to me. एक पैकेट अगर Parle-G का परचेस करने का है, उसके लिए तो बिग बास्केट जाके नहीं खरीदने वाला. Yes, maybe if you buy the packet which is pretty big, you may order it online, but still एक 4 या 5 रुपए का जो तो परचेस करने वाला है, वो तो एक नियर बाय स्टोर जाके परचेस करने वाला है. और बहुत सारा कंजम्पशन हमारे कंट्री में आज भी वैसा होता है, इसीलिए एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैन बी अ वेरी वेरी बिग बैरियर. नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन. अगर एक इंडस्ट्री में नए एंटर करते हैं, उनको हमेशा मालूम रहेगा जो एग्जिस्टिंग सेटल्ड प्लेयर्स है, दे विल रिटेलिएट, दे विल नॉट गिव अप सो इजीली. वो किसी न किसी तरीके से प्राइस वॉर स्टार्ट करेंगे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, या मार्जिन वॉर शुरू करेंगे, क्वालिटी वॉर शुरू करेंगे, जो शायद एक नया एंट्रेंट आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या एडवर्टाइजिंग भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा ऑन इजी बेसिस, बिकॉज शायद उनके पास में जो बजट्स रहेंगे या जो प्रॉफिटेबिलिटी उन्होंने ऑलरेडी अर्न किया हुआ है, वो किसी और के लिए आसान नहीं रहेगा फेच करना एक नए इंडस्ट्री में. दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन. अब देखो बेटा, ये सारे के सारे आपको याद नहीं होने चाहिए. आउट ऑफ देम एनी फोर, any four is more than sufficient from exam point of view, but yes, there can be a specific question कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एक इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर क्रिएट करने में आपको हेल्प कर सकते हैं. तो यू शुड नो अ स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑन दिस कैन बी आस्क्ड. Rather, I tell you what, नॉर्मली मेरा एक्सपेक्टेशन है कि वो सिर्फ आपसे 2 या 3 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए पूछेगा, तो आपको शायद इनके नाम देने पड़ेंगे, एक्सप्लेनेशन देने का भी जरूरत नहीं, बिकॉज एक दो सजेशन आंसर जो मैंने देखे वहां पे डिटेल में उन्होंने सजेशन आंसर में नहीं लिखा है. पर मैं आपको बोलूंगा बी प्रिपेयर्ड, एटलीस्ट एक एक लाइन आपने, यू शुड बी केपेबल इनफ टू राइट एटलीस्ट वन लाइन अबाउट ऑल ऑफ देम इन डिटेल, व्हिच इज वेरी लॉजिकल, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड these points, writing one line will not be a challenge. The language is very very simple. You read this once or twice, you will be able to write this kind of language. It's simple यार. कुछ एक दो words difficult होते हैं, but उससे आपको vocabulary improve होगा, and trust me, that is going to be helpful for you in the coming future job. You'll be working for big corporates, I believe. So it's completely fine. Quickly spend 2-3 minutes, read all of them, but at least 4 या 5 आपको आने चाहिए जो आप एग्जाम में actually लिख सकते हैं. There can be a specific question on barriers to entry or indirectly threats of new entrants. Spend 5 minutes.
पढ़ा आपने? Are you done? Great. Now there are 2-3 doubts by students. Let's discuss that in detail because मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में चीज रहेगा. एक बच्चे का क्वेश्चन है, if a question is there on Michael Porter's 5 force, do we need to explain all this common barriers to entry in detail? No. Please understand, beta. You need to understand the question. If the question is on Michael Porter's 5 forces, you need to explain only those 5 forces. मतलब rival sellers क्या होते हैं, threats of new entrants क्या होता है, उतना ही डिस्कस करना है. हाँ, उसके बारे में लिखते हुए आप for example these can be few barriers to entry, एक आध एग्जांपल 2-3 एग्जांपल लिख सकते हो, पर आपका फोकस रहेगा वो 5 forces के ऊपर. प्लीज अंडरस्टैंड दिस बिकॉज वहां क्वेश्चन पूछा है 5 forces के ऊपर. अगर वो आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है दैट माइकल पोर्टर के 5 forces में से थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स के अंदर give some examples how barriers for entry can be created in a particular industry, तब आपको इन 4-5 के बारे में लिखना पड़ेगा. और तब भी ना बेटा एग्जाम में हायर साइड क्वेश्चन 4 या 5 मार्क के लिए आएगा. and I'll tell you what, I'll show you session answer where the expectation is just to write this A B C D E. Do you get my point? ये एक्सपेक्टेशन है, पर मैं फिर भी बोलता हूँ इसके साथ में एटलीस्ट एक लाइन एक्सप्लेनेशन देना चाहिए. इट इज वेरी वेरी लॉजिकल एंड प्लीज अंडरस्टैंड मेरा बात. एक बच्चे ने क्या पूछा मेरे से, सर अगर मेरे को ये एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज आती है, अरे मेरे को एक बात बता, कैपिटल रिक्वायरमेंट वर्ड से क्या समझ में आता है? दैट मींस ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स आर रिक्वायर्ड. तो जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं रहेगा वो एंटर नहीं कर पाएगा. इतना तो लिख सकता है तो कम से कम. तो unnecessary don't just go to random examples rather than writing examples. ICAI जो प्रेफर करता है, मैं आपको क्या बोलता हूँ, वो प्रेफर करता है एटलीस्ट तो एक सेंटेंस लिख करके उस हेडिंग को एक्सप्लेन कर. सिर्फ हेडिंग लिखने से नंबर नहीं मिलना चाहिए. ट्रस्ट मी, नहीं मिलना चाहिए. Now I'll tell you what, I'm not taking the ICAI side here. Sometimes they become really stupid and they expect कि तू exactly word by word लिखेगा. वहाँ मार्क्स करता है necessarily, वो गलत है, मैं मानता हूँ इस चीज को, but then you can't do much about it right now. Think about this that the syllabus is so small, at least in strategic management. Number of chapters ही 8 है और अंदर का 100 तक simple सा है, basic सा language यूज किया हुआ है. So take that as a mercy according to me. I know some of you will be like, ये sir सही नहीं है, गलत नहीं है. Let's not get into that argument. That argument can be done probably on a rationality basis. I completely agree with you. I'll stand with you without any doubt. But you need to understand right now. इन हैंड सिचुएशन ये है, तेरे को एग्जाम पास करने का है, उसके लिए तेरे को समझना पड़ेगा तेरे को क्या लिखना है और क्या नहीं लिखने का है. बाकी सब आर्गुमेंट साइड के अंदर फिलहाल. keeping that in mind, you have to understand that with the heading at least एक लाइन तेरे में लिखने का कैपेबिलिटी होना चाहिए. ट्रस्ट मी, तेरे में अगर वो कैपेबिलिटी नहीं है ना, I really doubt as a professional chartered accountant what will you do when you actually have to express your opinion or give a comment on certain specific business cases. You will not be able to do that because your vocabulary is not improving. Just by remembering headings, your vocabulary doesn't improve. You get my point? At least get to learn some new things from everything. And ट्रस्ट में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सब कुछ खराब नहीं है. कुछ लैंग्वेज बहुत रेलेवेंट है और लॉजिकल है, इससे तेरा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होता है. लाइक फॉर एग्जांपल कैश काउ वर्ड, यू विल लिसन टू दिस ऑन अ डे टू डे बेसिस. अगर तू लॉट ऑफ तू सीएनबीसी चैनल को सुन, कैश काउ वर्ड बहुत कॉमनली सुनाई देगा तेरे को. तो अगेन तेरा वोकैबुलरी इंप्रूव हुआ. यू नो व्हाट इज कैश काउ नाउ बिकॉज़ तेरे को बीसीजी मैट्रिक्स मालूम है. डू यू गेट माय पॉइंट? दे विल नॉट यूज द वर्ड स्टार बट कैश काउ इज अ वेरी कॉमन टर्म. तो आपका इस तरीके से वोकैबुलरी इंप्रूव होता है. यही आपका लर्निंग एक्सपीरियंस है बेटा. दैट मे बी कुछ जो आप पढ़ रहे हो उसमें से इंपॉर्टेंट रेलेवेंट चीजें निकलती जाएगी और रेलेवेंट बनती जाएगी. तो हाँ, अगर तू एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड याद नहीं कर सकता है, आई अंडरस्टैंड दैट. स्टिल इंपॉर्टेंट चीजों को आइडेंटिफाई करते जा. रीड दिस, डू नॉट गिव दिस एज एक्सक्यूज. दिस इज हार्डली 150 पेजेस एंड अकॉर्डिंग टू मी एक ह्यूमन ब्रेन का लेवल है कि वो इतना पढ़ करके समझ सकता है और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को याद रख सकता है लिखने के लिए. बिकॉज सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स ना लॉजिकल है, यहाँ पे बिल्कुल इलॉजिकल नहीं. आई होप यू अंडरस्टैंड. एम आई क्लियर टू यू? Can you proceed now? Let's go to the number 2. Okay, threats of new entrants हो गया. Next, bargaining power of buyers. Now I'll tell you what, honestly, ये शायद हर इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा. अगर आप डायरेक्टली कस्टमर से डील कर रहे हो ना, तो मेरे जो बायर का बार्गेनिंग पावर है बहुत लिमिटेड रहने वाला है. बट अगर मैं बोलूं आपके जो बायर्स हैं वो बहुत बल्क क्वांटिटी में परचेस करते हैं, दे प्रेफर स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट एंड
बहुत इजीली सब्स्टिट्यूट्स भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, समझ लो मेरा बात। तो शायद बायर का मार्केटिंग पावर बढ़ जाएगा और आपके मार्जिन्स को भी इंपैक्ट करेगा। देखो, बायर ऑफ एन इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कैन समटाइम्स exert considerable pressure to secure lower prices or better services, क्योंकि शायद वो इतना बल्क में परचेस कर रहे हैं या इतना कंपटीशन उस इंडस्ट्री में, उसकी वजह से शायद बायर्स के पास ये पावर रहेगा कि वो आपसे बेटर प्राइस सिक्योर करेगा या बेटर सर्विसेज सिक्योर करेगा। दिस लेवरेज इज पर्टिकुलरली एविडेंट व्हेन buyers have full knowledge of the sources of products and the substitutes. If a buyer is well aware of the substitutes, if they know really well what is your manufacturing cost, like I'll tell you simple यार, तुम अगर आज की तारीख में थोड़ा एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री का ऑडिट कर लेते हो, assume a situation while your articleship experience and post qualification experience, you were part of statutory audits for a lot of real estate companies. When after that you are going to buy a particular house, और आप let's say एक घर या कोई commercial property purchase करने के लिए जा रहे हो, you will understand some terms because you have been part of that industry for a good number of times. Do you get my point? So fooling you will not be simple. So when they tell you that they're gonna charge you a flat price for let's say when you're buying a house, तो आपका हाउस के अंदर क्या balcony वाला जो एरिया होता है, या if it's a 40-50 टावर 40-50 फ्लोर्स का अगर अपार्टमेंट है, तो जो डेक एरिया होता है बाहर का पूरा which is open in nature. Do you get my point? You should not be charging the entire, if the price is 10,000 per square feet, you cannot charge 10,000 per square feet of the deck area. It can be 25% or 50% of the normal pricing. So I'm trying to say you will know these rules because you understand that industry. So अगर buyer के पास में अच्छा knowledge है of the industry या उसको सारे substitutes के बारे में मालूम है, तो वो शायद bargaining power अच्छा exercise कर सकता है. If they are spending a lot of money on the industry's products, that means if they are big buyers और bulk purchasers, obviously उनका impact रहने वाला है. इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को नहीं परसीव किया जाएगा as critical to buyers needs and buyers are more concentrated than firms supplying the product. सर अगर लगता है buyers ज्यादा important है यहाँ इस इंडस्ट्री में और वो easily एक सब्सिट्यूट तरफ स्विच हो सकते हैं आसानी से, मतलब buyer का मूवमेंट बहुत आसान है, they can go to a new player immediately, then obviously the bargaining power comparatively ज्यादा strong रहेगा. बिल्कुल लॉजिकल चीज है, सब्जेक्टिव है, हर इंडस्ट्री में buyer का bargaining power अलग होता है. It will vary from industry to industry. And who is your immediate buyer? Is it a retail customer or is it another business organization? Accordingly, the bargaining power can be determined. Like for example, if you ask me, DMart का जो bargaining power है, when DMart is buying from HUL or other FMCG companies, उसका bargaining power बहुत strong रहेगा in comparison to when I am buying a HUL product. You get my point? Because of the quantity. Same ways when Reliance Retail is purchasing at a huge quantity with these FMCG companies, उसका bargaining power बहुत ज़्यादा रहेगा, maybe in future even in comparison to other companies. So that's how the bargaining power can be determined. ये बिल्कुल logical चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए. Next, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर. सिंपल चीज है बेटा, रॉ मटेरियल सप्लायर जो आपका है वो इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है. उसको मालूम है इफ द सप्लायर नोस दैट जो क्वालिटी का रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा है वो कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता है, जो क्वांटिटी आपको चाहिए वो कोई और नहीं दे सकता है, तो ऑब्वियसली उसका बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा, वो आपका प्राइसिंग रेस करेगा, ऑब्वियसली शायद आपको मार्जिन्स को इंपैक्ट भी होने वाला, बट ये डिपेंड करता है उसका बार्गेनिंग पावर कितना है. इसीलिए पीपल इवेंचुअली गो फॉर अ वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, इफ यू नो व्हाट आई मीन. देखो, सप्लायर्स कैन इन्फ्लुएंस द प्रॉफिटेबिलिटी इन अ नंबर ऑफ वेज. फॉर एग्जांपल, देयर प्रोडक्ट्स if they are crucial to the buyer and substitute are not available for the raw material, तो यार सर हो सकता है बहुत important switching cost, like जो आपका मशीनरी है वो सिर्फ एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल को यूज कर सकता है, नया रॉ मटेरियल लेके आए तो मशीनरी को बदलना पड़ेगा, स्विचिंग कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा है, तो अगर ये सप्लायर को मालूम है, सप्लायर बिल्कुल छोड़ेगा नहीं, 100% अपने बार्गेनिंग पावर को यूज करने वाला है. ये चीज एग्जिस्ट करने ही वाली है. तो आपको सप्लायर का बार्गेनिंग पावर एंड बायर का बार्गेनिंग पावर इवैल्यूएट करना चाहिए. दोनों चीजें बिल्कुल सिंपल है. आई डोंट एक्सपेक्ट अ सेपरेट क्वेश्चन ऑन देम बिकॉज देयर इज लिटरली वेरी लेस कंटेंट to be asked in the examination. But in the exam, the nature of rivalry is very, very important. And I tell you what, it is not very important from your exam point of view because इसके ऊपर already question आ चुका है. Threat of new entrants will be more important. I think threat of new entrants इन दोनों में से एक पे क्वेश्चन आ गया है. I don't remember. We'll check the question papers. या तो new entrants पे आ गया है तो शायद rivalry important रहेगा. Rivalry पे आ चुका है तो threat of new entrant important रहेगा. We'll see that. हम check कर लेंगे उस क्वेश्चन को. But ये दोनों ज़्यादा important है overall. Let's understand the nature of rivalry in the industry. Now, talking about nature of rivalry, सुनो मेरे बात. अगर मैं बोलता हूं एक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन है, तो सर ऑब्वियसली उस इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाएगा. कट थ्रोट कंपटीशन हमेशा नेगेटिव चीज होती है, पर ध्यान रखो मेरा बात, आज की तारीख के अंदर हेल्दी कंपटीशन भी लॉन्ग टर्म तक रहना ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. इवेंचुअली ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में
इन जनरल लेवल कटथ्रोट कंपटीशन रहने वाला है। द ओनली वे आउट इज वो कब एक अच्छा पीरियड आएगा जब कंपटीशन कंपैरेटिवली क्वाइट हो जाएगा, शांत हो जाएगा, काम हो जाएगा और तब आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। दैट्स द एंटायर गेम प्लान। बट थियोरेटिकली टॉकिंग अबाउट सर, एक राइवल सेलर्स का या राइवलरी का इंपैक्ट डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन के ऊपर आता है और ऑब्वियसली इंडस्ट्री कम अट्रैक्टिव हो जाएगी अगर राइवलरी बहुत स्ट्रांग रही या बहुत फियर्स रही। देखो, द इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री इज अ सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट of industry's attractiveness and profitability. The more intense the rivalry, the less attractive will be the industry. अब देखो, rivalry among competitors tends to be cutthroat and industry profitability low when. तो ये कुछ ऐसे सिचुएशंस बता रहा है जब कंपैरेटिवली मैं बोल रहा हूं कि राइवलरी बहुत स्ट्रांग रहेगा एंड इनडायरेक्टली इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये सिचुएशंस क्या क्या हो सकती है, उनके कुछ एग्जांपल्स दिए जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो सर, ये कुछ ऐसे इंस्टेंसेस है जब इनके हिसाब से राइवलरी इज एक्सट्रीम, कटथ्रोट कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन सिग्निफिकेंटली हिट होने वाला है इस इंडस्ट्री का। ये वो सिचुएशंस को डिस्कस करेगा। लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ ऑल दीस सिचुएशंस। द फर्स्ट वन इज व्हेन इंडस्ट्री हैज नो क्लियर लीडर। इनका कहने का मतलब क्या है, अगर किसी इंडस्ट्री में एक कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है तो क्या होगा, सारे प्लेयर्स जो है वो लीडर बनने का ट्राई करेंगे। उसके लिए हर कोई वॉल्यूम गेम पे खेलना ट्राई करेगा और जब वॉल्यूम पे खेलेगा तो प्राइस को रिड्यूस करने का ट्राई करेगा एंड ऑब्वियसली कट थ्रोट सिचुएशन बनती जाएगी बिकॉज हर कोई एक दूसरे को खत्म करके लीडर बनने का ट्राई करेगा। अगर एक लीडर रहेगा तो वो प्राइस वॉर शुरू ही नहीं होने देगा बिकॉज हर छोटे प्लेयर को मालूम है अगर उसने प्राइस वॉर शुरू किया तो शुरू वो करेगा, खत्म प्राइस वॉर हमेशा उसका इंडस्ट्री का लीडर करने वाला है। सो इफ इंडस्ट्री हैज नो क्लियर लीडर, द प्राइस वॉर ऑब्वियसली इज गोइंग टू कंटिन्यू। Now, like let's say for example, in telecom industry, now we have a leader in place. I think now the price war will fall and eventually हमारा जो overall charges हमको जो charge किए जा रहे हैं कस्टमर वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे और इंडस्ट्री का मार्जिन बढ़ेगा आने वाले 1-2 साल के लिए। तो जब इंडस्ट्री में कोई क्लियर लीडर नहीं है तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इंडस्ट्री के प्रॉफिटेबिलिटी पे। नेक्स्ट, competitors in the industry are numerous. मतलब rather than 2-3 big players, there are multiple small players. जब छोटे-छोटे बहुत सारे players हो जाते हैं ना, तब उसका impact भी बहुत नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग eventually जब तक गिव अप नहीं करेंगे तब तक उनको लगता है उनके पास में बहुत नेगेटिव कैश फ्लोज नहीं होते। तो सर, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन इंडस्ट्री विल आल्सो डायरेक्टली इम्पैक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज हर कोई मार्केट शेयर को गेन करने का ट्राई करेगा, लीडर बनने का ट्राई करेगा इनडायरेक्टली और सर वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करने वाला है। नेक्स्ट, when competitors are operating with high fixed cost, अगर मैं बोलता हूं इनडायरेक्टली यहाँ पे सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, इसमें जो फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट है वो बहुत ज्यादा है। मतलब कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है यार, समझ रहे हो? जब एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का खुद का ही फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है, वो कभी भी प्राइस वॉर शुरू ही नहीं होने देगा उस इंडस्ट्री में बिकॉज उनके लिए वो प्राइस कवर करना ही पॉसिबल नहीं होगा। वो हमेशा ही प्रीमियम प्राइसिंग रखेंगे पूरे इंडस्ट्री में। सर, या सर कॉम्पिटिटर्स आर फेसिंग हाई एग्जिट बैरियर्स। मतलब जो प्लेयर्स है ना इंडस्ट्री में, अब मैं एंट्री बैरियर नहीं बोल रहा हूँ, एग्जिट बैरियर बोल रहा हूँ। मतलब सर हो सकता है ये इतना कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री था कि आपने बहुत पैसा इन्वेस्ट करके इंडस्ट्री में एंटर किया है, अब अगर आप एग्जिट भी करना चाहो तो आसानी से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मे बी जो प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेस किया होगा या जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया होगा वो किसी और के यूज का ही नहीं है, तो उसका जो अगर आप बेचने के मार्केट में जाओगे तो आपको कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है। मतलब बेसिकली बॉटम लाइन आपके लिए वो जो फिक्स एसेट्स है वो एकदम जीरो हो जाएगा इफ यू आर नॉट कंटिन्यूइंग दिस बिजनेस। तो आपके लिए इनडायरेक्टली क्या है, एग्जिट बैरियर है, आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। अब आपको फोर्सफुली अगर आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा तो आप क्या करोगे? अगर मैं पैसा नहीं कमा रहा तो मैं किसी और को भी नहीं कमाने देगा। That's how people behave in an organization or in an industry. So because of high exit barriers, maybe the players who wanted to exit, they will keep on continuing, they'll keep on putting more pressure on the supplies and the profit margins. Next, competitors have little opportunity to differentiate their offerings. मतलब सर यहाँ पर differentiation का scope ही कम है। differentiation का scope होने की वजह से पता problem पता है क्या है? If there's no scope for differentiation, there's no scope for premium pricing. Because अगर same category का product लोग consume करते जाएंगे regularly, तो सर ultimately game जो है वो margin का रहेगा, cost का रहेगा। सर यहाँ पर premium charge करना practically impossible रहेगा, तो industry का profitability हमेशा negatively hit रहेगा। या सर इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है वो काफी स्लो हो गया है, ज्यादा ग्रोथ ही नहीं है, तो शायद एग्जिस्टिंग प्लेयर्स
अपने कैश का उससे जितना पैसा निकाल सकते हो उतना निकालने का ट्राई करेंगे, तो प्रीमियम प्राइसिंग खत्म हो जाएगा एंड इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन जो है वो फॉल होने शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ लॉजिकल रीजंस है जब एक इंडस्ट्री में मार्जिन गिरने शुरू हो जाते हैं या एक्सटेंट ऑफ राइवलरी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आता है उस इंडस्ट्री के प्रॉफिटेबिलिटी। At least आपको एक बेसिक समझ में आया कि ओवरव्यू ऑफ ऑल दीस पॉइंट्स। यस यू आर राइट, दिस वाज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन दैट क्या क्या चीजें इनडायरेक्टली एक इंडस्ट्री में कट थ्रू राइवलरी क्रिएट कर सकती है और इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस कर सकती है। वी कैन डिस्कस ऑल ऑफ देम इन डिटेल, बट आई होप आपको एटलीस्ट एक बार के लिए ये सब वर्ड्स का मतलब समझ में आया हो। लेट्स क्विकली गो थ्रू देम, एक एक लाइन ही इंपॉर्टेंट है, मैंने सब बोल्ड मार्क किया हुआ है, देखो फटाफट से। इंडस्ट्री लीडर, सर अगर एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लीडर होता है वो हमेशा प्राइस वॉर को डिस्करेज करेगा, एक डिसिप्लिन तरीके से इंडस्ट्री को रन करेगा, तो शायद प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहेगा। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स सिंपल है सर, अगर नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ते जाएंगे इवेंचुअली प्राइस वॉर्स बढ़ते जाएगा, मार्जिन्स रिड्यूस होते जाएंगे। फिक्स्ड कॉस्ट, सर सिंपल है, when rivals operate at extremely high fixed cost, they will see a strong motivation to utilize their capacity and therefore they will be inclined to cut prices when they have excess capacity. तो सर indirectly वो चाहेंगे profitability tends to be lower in industries जहाँ पर high cost ज्यादा रहेगा, because वो चाहेगा वॉल्यूम पे बढ़ना शुरू हो जाए एक पॉइंट के बाद में। इनडायरेक्टली वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके रखेगा जहां पर शायद वो सोचेगा कि यार मेरा फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करूं अप टू सर्टेन लेवल, तब तक मुझे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिल सकती। एग्जिट बैरियर्स, टॉकिंग अबाउट एग्जिट बैरियर्स इनडायरेक्टली, अगर मैं बोलता हूँ सर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आपने इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद एंट्री किया है कि आपको लगता है व्हेन आई वांट टू एग्जिट द इंडस्ट्री व्हाट आई कैन रीच, अपने एसेट्स को बेचकर कितना पैसा निकाल सकता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ वही बहुत कम है, आप प्रैक्टिकली अपने एसेट्स को बेच नहीं सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल एयरलाइन इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू मी आपको ना एक्जिस्टिंग प्लेयर्स को ही अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली अगर तुम्हारी हालत खराब है वो भी उसका फायदा उठाएगा और ऑब्वियसली बहुत कम प्राइस में तुमसे परचेस करना चाहेगा। तुम्हारे लिए इनडायरेक्टली एक प्रेशर है कि तुम तब तक कंटिन्यू करना नहीं छोड़ोगे जब तक तुमको लगता है यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव एट ऑल। सो कैन यू सी rivalry among competitors declines if some competitors leave an industry, but शायद अगर सर profitability tends to be higher if industry has few exit barriers, but सर अगर few exit barriers नहीं हुए, if there are इनडायरेक्ट एग्जिट बैरियर्स जिसकी वजह से आप बाहर निकल नहीं सकते हो, तो सर ये डिस्करेज करेगा एग्जिट को एंड शायद वो बैरियर्स इतने पावरफुल रहेंगे कि वो एग्जिट ही नहीं करेंगे एंड सर वो कंटिन्यू करते करते एक प्रेशर क्रिएट करेंगे ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ रिमेनिंग कॉम्पिटिटर्स। ये बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। ये नॉर्मली उन इंडस्ट्रीज होता है जहां बहुत पैसा इन्वेस्ट करके एंटर कर लिया और आपको मालूम है बाहर निकलने के लिए एसेट को बेचना पड़ेगा और एसेट को खरीदने के लिए कोई एग्जिस्ट करता नहीं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अगर मैं बोलता हूं फर्म समटाइम्स इंसुलेट दैट प्राइस वॉर बाय प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन लेके आएंगे और प्राइस वॉर को खत्म कर देंगे बिकॉज़ हम प्रीमियम प्राइस चार्ज कर देंगे। पर अगर डिफरेंशिएशन है ही नहीं तो सर profitability tends to be lower in industries involving undifferentiated commodities जहां पे डिफरेंशिएशन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। इन स्लो ग्रोथ जहां पर है वहां पे ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी बाय डिफॉल्ट ही करना शुरू हो जाएगा। द क्वेश्चन ऑफ increasing in profitability margins is practically impossible. These are the points or indirectly indications which will tell you that the nature of rivalry is going to be cutthroat and is going to have a negative impact on the overall industry altogether. Do you understand this? If you understand this, come to the last part, threat of substitutes. Is everyone there? Okay, let's go to the last one, threat of substitutes. अगर आप मुझे पूछोगे सब्स्टिट्यूट्स आर नथिंग बट हिडन कॉम्पिटिटर्स, अगर आपको लगता है जिस इंडस्ट्री में आप एंटर कर रहे हो या जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो उस इंडस्ट्री में कुछ सब्स्टिट्यूट्स हैं जो इजीली
जो यूटिलिटी मैं कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा हूँ वो इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। तो सर आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो सब्स्टिट्यूट आपको खत्म करने के बारे में सोचेगा, बिकॉज वो सब्स्टिट्यूट अगर है ना तो मे बी आज वो शायद बैकवर्ड में कोर प्रोडक्ट आपका रहेगा, बट उसको कोर बनते हुए टाइम नहीं लगेगा, इवेंचुअली एक पॉइंट के बाद में आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। देखो, a final force that can influence the industry profitability is the availability of substitutes. देखो, the firms must search for products that perform the same nearly function as their existing product. तो इससे बेस्ट आइडिया क्या रहेगा, आप खुद ही सब्स्टिट्यूट ढूंढना शुरू करो और आप खुद ही उस सब्स्टिट्यूट को भी एक्वायर कर लो, ताकि सर उस इंडस्ट्री में चाहे कोर प्रोडक्ट कंज्यूम करे या सब्स्टिट्यूट कंज्यूम करे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हारे पास ही कंट्रोल होना चाहिए। The threat of substitutes is great in many high-tech industries as well. Obviously, it's everywhere in the world, according to me. There is a substitute for everything. And I'll tell you what, it's just a time frame, whether it is 5 years, 10 years, 50 years, or 100 years, eventually a substitute will be available for every single product. And that is why एक point के बाद में हर कंपनी के लिए इवॉल्व करना रेगुलरली या फीजिबिलिटी स्टडी लगाते रहना कि क्या चीजें आपसे बेटर परफॉर्म कर रही है, ये पता करते रहना, इनको अक्वायर करते रहना बहुत एसेंशियल पार्ट है। तो सर 100% substitutes are nothing but my hidden competitors. They are going to have a negative impact in longer run on the industry profitability, because sometimes the substitutes become the core products and they make you the substitutes of the existing products. ऐसा हो सकता है। That is the last point, threat of substitutes. देखो, माइकल पोर्टर का जो 5 फोर्स मॉडल है वो इनडायरेक्टली चाहता है, अगर आप किसी इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हो या एक इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो और आपको लगता है यू आर नॉट डूइंग ग्रेट, you need to understand the reasons. Should I be investing more money in this industry or should I be exiting this industry? ये डिसीजन लेने के लिए माइकल पोर्टर ने क्या बोला, 5 इंपॉर्टेंट चीजों को एक पीस ऑफ पेपर में प्लॉट करो। राइवल्स को ढूंढो, उनको समझो, कट थ्रोट राइवलरी है क्या, क्या नेगेटिव इंपैक्ट है वो समझो, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स को समझो, आप सब्स्टिट्यूट्स के इंपैक्ट को समझो, बायर का बार्गेनिंग पावर कैलकुलेट करो, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर समझो, उसके बाद उन सबका इंडिविजुअली क्या क्या इंपैक्ट है आपके ऊपर ये देखो, फिर उनका कलेक्टिवली क्या इंपैक्ट है उसको समझो, उसके बाद ये डिसीजन ले पाओगे कि आपने इस इंडस्ट्री में कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये डिसीजन के अंदर आपको माइकल पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल हेल्प करता है। Do you at least understand what is the model, how to use the model, and exactly how it can be relevant for a particular business organization? This was in extreme detail discussion about Michael Porter's 5 force model. I'm giving you 2 to 3 minutes. Just go through the entire model. According to me, पूरे मॉडल पे क्वेश्चन आना अब रेयर है क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट इंक्लूड कर दिया है। स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है। लेट मी शो यू दैट क्वेश्चन आल्सो जो पूछा गया है ताकि आपको समझ में आए मैं क्या बोल रहा था। I think yes. Read this question number, November 19 का एग्जाम का पेपर है। Read question number 9 part A. Discuss in what conditions rivalry among competitors tend to be cutthroat and profitability of the industry goes down. क्या क्या conditions की वजह से rivalry cutthroat हो जाती है एक इंडस्ट्री में and उसका profitability गिर जाता है। आंसर पढ़ के तो आपको समझ में आएगा। The intensity of rivalry is a significant determinant and sir normally ये चीजें उसको इम्पैक्ट करती है। Now see, this is a clear cut 5 mark question and they have not explained even one point in detail. So are you expected to write at least one line? I would recommend write one line because इस सेशन आंसर में नहीं लिखा है, क्या पता अगले सेशन आंसर उन्होंने एक लाइन लिख दिया तो क्या करोगे? So it's always better to be safe. At least explain what is the meaning of this individual line. Although they are self-explanatory in nature, but according to me, at least आप इनके बारे में एक-एक line logically explain कर सकते हो। Are we good, guys? Okay, let's continue with the Michael Porter's business level strategies. ठीक है, अब उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। Let's go to Michael Porter's business level strategies.
कम टू पेज नंबर 102। तो माइकल पोर्टर की जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज है उनके लिए दूसरा नाम भी है, इनको आप बोल सकते हो जेनेरिक स्ट्रेटजीज, बोलने के लिए बोला है, बट आइडियली इफ यू आस्क मी, ये आपको इंडिविजुअली एक प्रोडक्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट चॉइस होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल फॉर वन प्रोडक्ट यू माइट बिलीव दैट, लेट्स से, so let me give you an overview of all the strategies what Michael Porter has given। उस ओवरव्यू को समझो, फिर एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या स्पेसिफिकली आपको आना चाहिए, वो मैं अलग से डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो पहला स्ट्रेटजी जो माइकल पोर्टर ने दिया वो है कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब होता है कि आप इतना वॉल्यूम गेम में एंटर करो, मतलब एंटर इनटू वॉल्यूम गेम, बेसिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना है, एक्सपीरियंस का कोई यूज करते हुए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट शुड बी द लोएस्ट इन द एंटायर इंडस्ट्री, ताकि आप बहुत मिनिमम मार्जिन के ऊपर भी आसानी से कंटिन्यू कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, और आपका मार्जिन गेम इतना स्ट्रांग हो जाएगा बिकॉज ऑफ वॉल्यूम दैट आप आइडियली किसी भी न्यू एंट्रेंट को या एग्जिस्टिंग प्लेयर को बिजनेस से बाहर कर सकते हो ऑन अ वेरी वेरी इजी बेसिस। कॉस्ट लीडरशिप अचीव करना पॉसिबल आसान नहीं होता है, ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस प्रोसेसिंग, इन टर्म्स ऑफ द एक्सपर्टीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, काफी आपको रिसोर्सेज का अलोकेशन करना पड़ेगा, तब जाके आप कॉस्ट लीडरशिप अचीव कर पाओगे। एंड नॉर्मली कॉस्ट लीडरशिप तब सूटेबल होता है जब आप ऐसे इंडस्ट्री में हो जहां पर बायर्स ना एक्सट्रीमली प्राइस सेंसिटिव, मतलब सडनली अगर आपने उस प्रोडक्ट का प्राइस 1-2 रुपए से बढ़ाया तो बायर किसी और के पास चले जाएगा। उस प्राइस सेंसिटिविटी का फायदा उठाते हुए आपको लगता है कॉस्ट लीडरशिप ही एक तरीका है जिससे आप ये अपने एग्जिस्टिंग बायर्स का सपोर्ट को कंटिन्यू कर सकते हो। कैन आई से when our industries has extremely price sensitive buyers, जहाँ डिफरेंशिएशन का कोई वैल्यू नहीं है, ब्रांड रिकग्निशन का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर यूटिलिटी इज द प्राइम इंपॉर्टेंस, तो वहां पर आपको लगता है शायद आपके लिए कॉस्ट लीडरशिप इज द ओनली वे आउट। बट सर कॉस्ट लीडरशिप अचीव करना आसान काम नहीं है, इसके लिए डिमांड को सही से फोरकास्ट करना पड़ता है, इंडस्ट्री के कस्टमर्स की जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स उनको समझना पड़ता है, एंड ऑब्वियसली लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विल बी रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर यू, यू कैन नॉट बिकम अ कॉस्ट लीडर ऑन डे वन, it requires 2, 3, 4, 5 years of experience bare minimum in one industry. It may require 10, 15 years also depending upon industry to industry. This is nothing but cost leadership. अच्छा, talking about second strategy, वो है differentiation। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ यूनिक फीचर्स लेकर के आते हो, कुछ एडिशनल वैल्यू लेके आते हो, मतलब आपको लगता है कुछ यूनिक फीचर्स ऐड करने की वजह से कुछ एक नया सेट ऑफ कस्टमर्स है जो आपको प्रीमियम प्राइस पे करेगा, मतलब आपको लगता है आप इतना इनोवेटिव चेंजेस लेकर के आओगे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, बिकॉज ऑफ दैट जो वैल्यू है सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा मेरे कस्टमर के लिए, बिकॉज ऑफ विच वो कस्टमर मुझे प्रीमियम प्राइस पे करने के लिए रेडी हो जाएगा, इसीलिए आप चूज करते हो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। नाउ डिफरेंशिएशन बहुत मुश्किल होता है बिकॉज वो यूनिकनेस ऐसा होना चाहिए जो आपको यूनिक लगता है वो कस्टमर को भी यूनिक लगे, तो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या है, कस्टमर का हिस्ट्री क्या है, उसका क्या एक्सपेक्टेशन हो समझना बहुत जरूरी है, तभी आप डिफरेंशिएशन सही मायने में लेके आ सकते हो। बट एक बहुत बड़ा रिस्क है डिफरेंशिएशन में कि जो आपको यूनिक लगता है वो कस्टमर को यूनिक लगे, लॉन्गर रन में जरूरी नहीं है, या जो आपने डिफरेंशिएशन क्रिएट किया वो आपका कंप्यूटर इमीडिएटली कॉपी कर सकता है, यू माइट गो आउट ऑफ बिजनेस अगेन वंस अगेन, तो शायद डिफरेंशिएशन इतना आसान नहीं होता चाहिए। But yes, it works in a lot of industries. Third, focus strategy. फोकस स्ट्रेटजी का मतलब है एक ऐसा नीश टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करो, मतलब एक स्मॉल नैरो टारगेट मार्केट, आप सिर्फ उस पे ही फोकस करना चाहते हो कि यार ऐसा टारगेट मार्केट जिस पे कोई फोकस नहीं कर रहा है, एग्जिस्टिंग कोई भी कॉम्पिटिटर उस पे दिमाग ही नहीं लगा रहा है, मैं सिर्फ उस नीश टारगेट मार्केट, उस नैरो टारगेट मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनना चाहता हूँ, वो कहला सकता है फोकस स्ट्रेटजी। फोकस स्ट्रेटजी अकेला काम नहीं करता, अकॉर्डिंग टू मी वो जो नीश टारगेट मार्केट, जो नैरो टारगेट मार्केट है, उस पे कोई फोकस क्यों नहीं कर रहा है ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हो सकता है उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो मे बी आपको डिफरेंशिएशन लेके आना पड़ेगा अलॉन्ग विद फोकस, तो काम में आएगा। या सर वो जो नैरो टारगेट मार्केट है वो बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है, उससे बहुत कम प्राइस में प्रोडक्ट चाहिए, तो शायद आपको कॉस्ट लीडरशिप को फोकस साथ में लेके आना पड़ेगा, इनका कॉम्बिनेशन भी यूज करना पड़ सकता है, वो स्ट्रेटजी कहलाता है मेरे लिए फोकस स्ट्रेटजी। एंड फोकस कैन बी यूज्ड अलॉन्ग विद कॉस्ट लीडरशिप और इट कैन बी यूज्ड अलॉन्ग विद डिफरेंशिएशन डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। तो सर माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजीज कॉस्ट लीडरशिप है, डिफरेंशिएशन है, फोकस स्ट्रेटजी है, फोकस के अंदर भी इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोकस प्लस कॉस्ट लीडरशिप और इट कैन बी फोकस प्लस डिफरेंशिएशन। इन सब के बाद में एक स्ट्रेटजी बचता है, वो है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी, उसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। वो समझने के लिए आपको ये एग्जिस्टिंग सारे स्ट्रेटजी समझना बहुत जरूरी है।
अभी के लिए एक ओवरव्यू समझ में आया है क्या दैट माइकल पोर्टर के बिजनेस जनरिक स्ट्रेटजीज क्या है या बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज क्या है? डू यू अंडरस्टैंड द ओवरव्यू? विल गो एंड डिस्कस individually all of them in detail. What questions can be asked in the examination? I'll also help you in marking them and understanding them. We'll discuss them in detail. At least एक understanding आना चाहिए आपको at least. Okay, let's continue with all of them in detail. आ जाओ. The first one, cost leadership strategy. देखो क्या बोलता है. इसका मतलब है लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, जहां पर आप मासेस में डील करना चाहते हो, वॉल्यूम गेम में डील करना चाहते हो और आप अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना चाहते हो. दिस इज पॉसिबल बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्सपीरियंस कर्व और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. तो सर देखो, द मेन स्ट्रेटजी इज टू अंडर प्राइस योर कॉम्पिटिटर्स. मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतना कम होना चाहिए. मतलब फॉर एग्जांपल, इफ यू आस्क मी, इफ आई एम कंपनी एक्स, my manufacturing cost is let's say 10 rupees, my selling price is 12 rupees. मैं बोलता हूँ बाकी जितने भी थर्ड पार्टी प्लेयर्स हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ना मेरे सेलिंग प्राइस से ज्यादा होना चाहिए. लाइक इट शुड बी 13, 14, 15. तो सर उनमें से कोई ड्रीम भी नहीं सोचेगा प्राइस वॉर स्टार्ट करने का और सर्वाइव करने का. आप लोग कभी भी खत्म कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मी. नाउ दिस इज हाउ अ कॉस्ट रिडक्शन वर्क्स. देखो, a number of cost elements can affect this. For this you may use economies or diseconomies of scale, learning curve and experience curve का यूज कर सकते हो, capacity utilization को significantly बढ़ा सकते हो, suppliers and distributors को significantly linkages कर सकते हो, या एक पूरा supply chain management create कर सकते हो. Yes, it's not going to be an easy job. To achieve cost leadership you need good experience and you need a huge amount of resources in terms of financial and manpower. ठीक है. When should you use cost leadership? ये important है MCQ के लिए. सर जब मार्केट में बहुत प्राइस सेंसिटिव बायर्स, आपको मालूम है बायर्स ऐसे हैं कि सडनली प्राइस 1 या 2 रुपए से भी किसी ने बढ़ाया तो बायर किसी और के पास चले जाएगा. अगर प्राइस सेंसिटिव बायर्स है तो कॉस्ट लीडरशिप बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है. या सर डिफरेंशिएशन मैं बोलता हूं प्रैक्टिकली इररिलेवेंट है इस इंडस्ट्री में. मतलब देयर आर वेरी फ्यू वेज टू अचीव प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड लोगों को ब्रांड से फर्क ही नहीं पड़ता. बायर्स डू नॉट केयर मच अबाउट डिफरेंस फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तब आपको लगता है शायद मेरे लिए कॉस्ट लीडरशिप अच्छा रहेगा. एंड सर यहाँ पर अगर मेरे को लगता है बहुत बड़े बड़े बायर्स हैं जिनका बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो सर मुझे बहुत बार्गेन करके कम से कम प्राइस में परचेस करने वाले, तो सर मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट शुड बी एट द लोएस्ट पॉसिबल लेवल ताकि मैं इस चीज के अंदर एक्सेल कर सकता हूँ और अपने कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ. सो दीज आर द रीजंस व्हेन यू शुड थिंक ऑफ अ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी. स्पेंड 1 मिनट, इनको पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है. व्हेन शुड यू थिंक ऑफ यूजिंग अ कॉस्ट लीडरशिप? डन गाइस? पढ़ा आपने इसको? चलो आगे बढ़ते हैं. रिस्क क्या है? सिंपल रिस्क है यार, जो तुम्हारा कॉस्ट स्ट्रेटजी है कोई ना कोई कॉपी कर लेगा उसको. बट ये तो कॉपी करना आसान काम नहीं है. दिस इज समथिंग व्हिच रिक्वायर्स लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू मी. Everyone knows this strategy, it is difficult to achieve. So obviously one risk is competitors may imitate the same strategy. Okay, इससे पूरा इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगा. सर सबसे बड़ा रिस्क ये आपको आज लग रहा है डिफरेंशिएशन का कोई वैल्यू नहीं है इस इंडस्ट्री में. सडनली उस इंडस्ट्री में लोगों को डिफरेंशिएशन का वैल्यू समझ में आ गया. सडनली बायर का इंटरेस्ट स्विंग होता है टू डिफरेंशिएटिंग फीचर्स, तो सर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. एंड सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू होता है इंडस्ट्री में जिसकी वजह से आपने जो कॉस्ट लीडरशिप अचीव किया है वो एकदम इररिलेवेंट बन जाएगा. बिकॉज जो आपका कॉस्ट लीडरशिप है वो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहेगा. मे बी बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी आई बिलीव योर एग्जिस्टिंग पोजीशन कैन बी क्वेश्चनड itself altogether. If you ask me about electronics, if you ask me about मोबाइल स्मार्टफोन इंडस्ट्री, ये सबसे बड़ा रिस्क पार्ट है. कॉस्ट लीडरशिप सही मायने में अचीव करना बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज कोई ना कोई डिफरेंशिएटिंग एस्पेक्ट हमेशा उसको खराब कर सकता है. ये रिस्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं बिकॉज वो सिंपल है. तो सर कब कॉस्ट लीडरशिप लगाना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है. And how can you achieve cost leadership? ये important है. Mark this as again very very important. ये चीजों पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है. How can you achieve cost leadership? तो पहली चीज तो कॉस्ट लीडरशिप अचीव करने के लिए क्या है,
इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पे खेलने का। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मतलब क्वांटिटी पे खेलने का। उसके लिए सही डिमांड को फोरकास्ट करना बहुत जरूरी है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोरकास्टिंग द डिमांड ऑफ द ओवरऑल प्रोडक्ट एंड सर्विस एट राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब जाके आप डिसीजन ले सकते हो बल्क में मैन्युफैक्चर करने का। एंड सर मुझे बात बताओ, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस होना चाहिए। तो आपके जो एक्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइज होना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइज होना चाहिए। मतलब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आपने अचीव करना चाहिए जिससे आप कम से कम कॉस्ट में बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज टू गेट द कॉस्ट एडवांटेज, और इन अदर वर्ड्स अचीविंग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल दैट विल हेल्प यू इन मैन्युफैक्चरिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस एट द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट। अच्छा, ये चीज भी ना पॉसिबल पता है कब होता है? जब आप प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन लेके आते हो। अगर मैं बात करता हूँ बॉटल के बारे में, ये बॉटल मैं इंडिया में बेचेगा तभी ऐसा बेचने, चाइना में बेचेगा तो ऐसा बेचने का मतलब मुझे कुछ अलग चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है, आई कैन प्रॉब्ली मैन्युफैक्चर दिस एट वन लेवल एंड सेल इट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जितना प्रोडक्ट में आप स्टैंडर्डाइजेशन लेके आ सकते हो उतना अच्छा होगा। हर इंडस्ट्री में शायद सूटेबल नहीं रहेगा ये, बट जितना स्टैंडर्डाइजेशन जितना एक्सटेंड तक पॉसिबल होगा तब जाके ही आपका ओवरऑल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा रिसोर्सेज और आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस होगा। सर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज के अंदर, एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड सर डिफरेंशिएशन को रेजिस्ट करना है, दूर रखना है जब तक पॉसिबल हो तब तक। ऑब्वियसली सर व्हेन डिफरेंशिएशन के बिना सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं है इंडस्ट्री में, एवरीवन इज एक्सेप्टेड द डिफरेंशिएटेड फीचर्स, तब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। पर जितना आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा। ये सिंपल एक्शन प्लान है जिससे आप कॉस्ट लीडरशिप अचीव कर सकते हो। मैं आपको नहीं बोलूंगा हमेशा यही सूटेबल रहेगा, हर एंटिटी का अलग अलग एक्शन प्लान रहता है, बट थ्योरेटिकली ये जनरली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनके बेसिस पे आप कॉस्ट लीडरशिप को अचीव कर सकते हो। So when it is suitable to apply cost leadership and how do you achieve cost leadership, दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वापस से पढ़ो, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, रीड देम क्विकली वंस अगेन। पढ़ा आपने? अरे भाई, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डिस्कसिंग? पक्का सो रहे हो या जग रहे हो? मैं बता रहा हूं तुमको, आसान है और ये सब्जेक्ट तेरे को बहुत इजीली हेल्प करेगा। एसएम पूरे ईएस को पास करने में हेल्प करता है, बहुत ही ज्यादा इजी है। रादर वो आईसी ने रखा इसीलिए है क्योंकि सिर्फ ईएस को पास करना प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है। डू यू गेट माय पॉइंट? इट रिक्वायर्स फार मोर एफर्ट्स कंपैरेटिवली। चलो लेट्स कंटिन्यू। एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप। मैं चाहता हूं स्पेसिफिक क्वेश्चन आए इसके ऊपर, और सिंपल तरीका है। मुझे बताओ इस चैप्टर में माइकल पोर्टर के बारे में डिस्कशन है। दिस चैप्टर इज एंटायरली ऑन माइकल पोर्टर। जो 5 फोर्स मॉडल है वो भी माइकल पोर्टर ने दिया था कॉम्पिटिटिव प्रेशर एनालिसिस करने के लिए। अब यार आई टेल यू दिस इज लिटिल बायस, बट ऑब्वियसली उन्होंने अपने मॉडल के ही पांचों जो एलिमेंट्स थे, कौन से वाले 5 फोर्सेस जो थे, राइवल सेलर्स, सब्स्टिट्यूट्स, बायस बार्गेनिंग पावर, सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर, समझोगे मेरा बात, उनको ही बेस रखते हुए, डू यू गेट माय पॉइंट, इनके एडवांटेजेस लिखे। तो कॉस्ट लीडरशिप के जो एडवांटेजेस हैं वो भी इन पांचों एलिमेंट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जो डिफरेंशिएशन के एडवांटेजेस है वो भी इसके आसपास रहने वाले हैं। मतलब उन्होंने जो एडवांटेजेस लिखे हैं ना वो अपने पांचों एलिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रखे हैं। डू यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, मतलब ये मैं नहीं बोलूंगा कोई और एडवांटेजेस नहीं है, बहुत सारे और एडवांटेजेस है, बट जो आपको एग्जाम में लिखने का है और जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है वो सिर्फ उतना ही रखा है, उतना ही रेलेवेंट रखा है जितना माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू। तो पांचों फोर्सेस जो है वो 5 पॉइंट बन जाएंगे। देखो, अ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी मे हेल्प यू टू रिमेन प्रॉफिटेबल even with
पांचों पॉइंट्स दिमाग में रखो। देखो नंबर 1 राइवलरी, तो ऑब्वियसली सर अगर कॉस्ट लीडरशिप अचीव किया तो आप कंपटीशन को बहुत इजीली डील कर पाओगे, बिकॉज आप अपने राइवल सेलर्स को इजीली मार्केट से आउट रन कर सकते हो बाय स्टार्टिंग अ प्राइस वॉर। तो कॉम्पिटिटर खुद प्राइस वॉर अवॉइड करेगा बिकॉज वो आपसे डील नहीं कर पाएगा इजीली। तो सर आप प्रॉफिटेबिलिटी रिटेन कर पाओगे, ये आपके लिए एडवांटेजेस है कि आप राइवलरी से आपसे डील कर सकते हो बिकॉज ऑफ कॉस्ट लीडरशिप। नंबर 2 बायर्स, सर पावरफुल बायर्स भी आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे बिकॉज आप कॉस्ट लीडर हो। तो आपका जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है वो बार, फॉर एग्जांपल बायर आके क्या बोलेगा, मेरे को बल्क परचेस करने का है, मेरे को 10 रुपए में प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या बोलेगा 10 के अंदर तो मैंने मैन्युफैक्चर किया है और मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन्युफैक्चरर इस इंडस्ट्री का, तेरे को कोई 10 के अंदर तो सोचेगा भी नहीं बेचने के लिए। व्हाट आई विल कोट यू इज गोइंग टू बी द मिनिमम इन द एंटायर इंडस्ट्री एंड यू विल बी श्योर अबाउट दिस बिकॉज़ यू नो द इंडस्ट्री रियली वेल। नंबर 3 सप्लायर्स, ऑब्वियसली बिकॉज आप कॉस्ट लीडर हो तो जो प्राइसेस बढ़ा भी दिए सप्लायर ने तो भी आप आसानी से एब्जॉर्ब कर लोगे बिकॉज आपका गेम ही ये है कि आपको ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यूज करना है, एक पॉइंट के बाद आप सप्लायर को उठा लोगे, मेरे हिसाब से उठा लोगे मतलब अक्वायर कर लोगे। नेक्स्ट न्यू एंट्रेंट्स, आई डोंट थिंक न्यू एंट्रेंट्स के लिए इजीली एंटर करना पॉसिबल रहेगा व्हेन देयर आर कॉस्ट लीडर्स, बिकॉज उनको मालूम है वो जैसे ही स्टार्ट करेंगे एंटर करेंगे रिटेलिएशन होगा, प्राइस वॉर शुरू होगा, वो शुरू करेंगे, खत्म आप करोगे इजीली, दे विल बी आउट ऑफ मार्केट। सब्स्टिट्यूट्स, क्योंकि आप लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो सब्स्टिट्यूट्स भी इजीली आपको इंपैक्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनको मालूम रहेगा सब्स्टिट्यूट्स आपको रिप्लेस करेंगे उसके पहले आप आसानी से कस्टमर्स को कन्विंस कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो बाय मेबी रिड्यूसिंग योर मार्जिन्स कंपैरेटिवली बिकॉज यू कैन अफोर्ड टू डू दैट बिकॉज ऑफ लोअर कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट व्हाट यू हैव अचीव्ड। सो यस सर, टेकिंग इन माइंड ऑल दोस 5 एलिमेंट्स, कॉस्ट लीडरशिप आपको प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने में हेल्प करने वाला है। डिसएडवांटेज अगर आप मुझे पूछोगे, सिंपल चीज है, जब तक सर आपको लगता है कॉम्पिटिटर्स ये फॉलो नहीं करते हैं आपके लिए अच्छा है, पर कॉम्पिटिटर्स भी अगर कॉस्ट लीडर बन गए तो बात खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सर, ये अचीव करने के लिए सेल्स वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकते हो तो कॉस्ट लीडरशिप अचीव ही नहीं कर पाओगे। एंड सर अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी में आने वाला बदलाव या सर आने वाला डिफरेंशिएटिंग फीचर्स वो इवेंचुअली आपके कस्टमर को ड्राइव आउट कर सकता है और उसको इंपॉर्टेंस कई और चीजों के बारे में बताएगा और वो आपके लिए एक नेगेटिव चीज बन सकती है। सो यस सर, जो रिस्क में पड़ा था वो इनडायरेक्टली डिसएडवांटेजेस है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड से एडवांटेजेस, हाउ टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप एंड व्हेन टू अप्लाई कॉस्ट लीडरशिप, ये तीनों पे स्पेसिफिक क्वेश्चन कोई ना कोई तरीके से बन सकता है, ये तीनों आपको अलग से आना चाहिए। I will give you 2 minutes to just revise cost leadership once again quickly. Then we'll move on to the next one. Can you proceed to the next one, differentiation? I think recently differentiation पे question पूछा था ICI ने, so I would say cost leadership and focus are more important from the coming item point of view because the question on differentiation was recently asked. Okay, but anyways we'll quickly spend 5 minutes. आप सबको मालूम है differentiation में important चीजें क्या मार्क करनी है। सर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट क्रिएट करने वाले हो या कोई ऐसा सर्विस देने वाले हो which is perceived by customer as unique, मतलब कुछ यूनिकनेस ऐड करने वाले हो आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर जिसकी वजह से आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पाओगे। तो सर प्रैक्टिकली डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी आपको अलाउ करता है टू चार्ज अ हायर प्राइस फॉर द कस्टमर एंड गेन कस्टमर लॉयल्टी बिकॉज कस्टमर को वो अप्रिशिएशन है रिगार्डिंग दैट यूनिक फीचर व्हाट यू हैव डेवलप्ड। पर सर ये अचीव करने के लिए आपको एक बायर्स के नीड्स को एंड उनके प्रेफरेंसेस को केयरफुली स्टडी करना पड़ेगा, फिजिबिलिटी स्टडी लगाना पड़ेगा, समझने के लिए व्हाट यूनिकनेस दे आर एक्चुअली गोइंग टू रिवॉर्ड यू इन द इंडस्ट्री, तभी आप जा करके एक्चुअली डिफरेंशिएशन अचीव कर सकते हो। रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क ये है जो यूनिकनेस आपको लगता है आपके प्रोडक्ट में, अगर सर कस्टमर उसको वैल्यू नहीं करता है या आज वैल्यू करता है पर लॉन्गर रन में वैल्यू नहीं करता है तो सर वो खत्म हो जाएगा। देखो यूनिक प्रोडक्ट मे नॉट बी वैल्यूड हाईली इनफ बाय कस्टमर्स टू जस्टिफाई द हायर प्राइस एंड इवेंचुअली मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जो मैग्नम का एग्जांपल देता हूँ, chocobar होता है, magnum yes it's there for every day you still like a chocobar, for once in a probably month you like magnum, so it may not be justifiable always.
Competitors may develop ways to copy the differentiation features quickly. That is going to happen. You all know really well. The world is filled up with so many players, and there's no harm in copying it. If you believe you can copy better than the existing player, there are going to be people who want to do that. So it's going to have a huge negative impact. Okay. Exam पढ़ने से important क्या है? Basis for differentiation. मतलब differentiation किस basis पे आप create कर रहे हो? दूसरा, how do you achieve differentiation? ये achieve differentiation पे एक question पूछा गया था recent exam के अंदर. Advantages में वापस से वही 5 point आने वाले हैं अपने 5 elements. But अभी के लिए let's understand the basis for differentiation. जो डिफरेंशिएशन का बेसिस है या तो प्रोडक्ट खुद रहेगा, मतलब आपके प्रोडक्ट में ही ऐसे इनोवेटिव फीचर्स हैं जिसकी वजह से कस्टमर को लगता है दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कस्टमर इज रियलाइज कि ये ऐसे यूनिक फीचर्स मुझे मिल रहे हैं प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से वो आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करने के बारे में ट्राई करेगा, मतलब प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन. दूसरा, या सर प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं, प्रोडक्ट सेम है बट प्राइसिंग में डिफरेंशिएशन है, मतलब हो सकता है सेम प्रोडक्ट दे रहे हो आप पर एट द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट, या आप ऐसे कुछ फीचर्स लेकर के आ रहे हो जिसकी वजह से आप बहुत प्रीमियम प्राइसिंग कर रहे हो. तो प्राइसिंग कैन बी डिफरेंशिएटेड ईदर चार्जिंग द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री और चार्जिंग द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री, या मे बी आपने ऐसा ब्रांड रिकॉग्निशन क्रिएट किया है, ऐसा कंपनी का इकोसिस्टम क्रिएट किया है दैट पीपल लाइक द ऑर्गेनाइजेशन. सो एनी प्रोडक्ट और एनी सर्विस दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स, पीपल लाइक दैट irrespective of the quality of product or service because they believe being a part of this organization is important for me. So maybe the organization based differentiation, to create an organization based differentiation according to me it requires a lot of years because एक organization का brand loyalty create करने में बहुत टाइम लगता है. इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज पॉसिबल ओवर टाइम. आपका कस्टमर रेगुलरली सेटिस्फाई होगा आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से, कोई वो आपके साथ में सिक्योर फील करेगा. इट इज गोइंग टू बी इयर्स एंड इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड इयर्स ऑफ मार्केट रेपुटेशन. प्राइसिंग अचीव कर सकते हो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इजीली अचीव कर सकते हो, बट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड डिफरेंशिएशन बहुत मुश्किल होता है. देखो यही पढ़ो सर, it is yet another form of differentiation where you maximize the power of a brand or using the specific advantage that an organization possesses which can be instrumental to the company's success. मतलब ऐसा कंपनी के पास में टेक्नोलॉजिकल you can say advantage रहेगा या एक ऐसा brand recognition रहेगा जिसकी वजह से आप कुछ भी नहीं बना के बेचो, people will prefer you, they will consider you over and above other players. That is something which is always going to help you in long run. So organization based differentiation is little long term short in nature, but yes, product and pricing can be achieved very easily. Achieving differentiation, obviously sir, आपको एक differentiation achieve करने के लिए better utility अपने customers को offer करना पड़ेगा. एक customer को उसके taste and preference को समझते हुए एक अलग product बना के देना पड़ेगा. उसका प्रोडक्ट का जो परफॉर्मेंस है उसको सिग्निफिकेंटली एलिवेट करना है, ऊपर लेके जाना है ताकि कस्टमर को लगना चाहिए वो सेम प्रोडक्ट से भी बेटर तरीके का सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी अचीव करना है. सर आपको बेटर क्वालिटी ऑफर करना पड़ेगा एंड उसके कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. आपको प्रोडक्ट में इनोवेशन लेके आना पड़ेंगे, आपको ब्रांड वैल्यू एनहांस करना पड़ेगा एंड सर आपको जो प्राइसिंग है अपने यूनिक फीचर्स के बेसिस के ऊपर हायर तरीके से रखना पड़ेगा ताकि कस्टमर को ये भी लगे दैट हाई यूनिकनेस है इसीलिए वो ज्यादा प्राइस पे कर रहा है. तो डिफरेंशिएशन अचीव करना आसान काम नहीं होता है. इट इज गोइंग टू रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम अ कंपनी साइड एंड यस ट्रस्ट मी डिफरेंशिएशन के ज्यादा प्राइस चार्ज करना ये तो बहुत डिफिकल्ट है अकॉर्डिंग टू मी. सो यस यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एज अ कंपनी. एडवांटेजेस क्या है? ऑब्वियसली सर राइवलरी से आप आराम से डील कर पाओगे बिकॉज लोग आपके यूनिकनेस को प्रेफर करते हैं. दे विल पे यू व्हाटएवर यू वांट टू. ब्रांड लॉयल्टी विल एक्ट एज अ सेफगार्ड. Buyers, they will not be able to use their bargaining power because they like the features, so they will pay whatever you ask them to pay. Suppliers bargaining power, आप आसानी से कोप अप कर लोगे बिकॉज आप इतना प्रीमियम चार्ज कर रहे हो कि जो सप्लायर ने पैसा बढ़ा भी दिया तब भी उससे आप आसानी से गेट अवे हो सकते हो. एंट्रेंस, मैं आपको बोला था न्यू एंट्रेंस के लिए अगर सर डिफरेंशिएशन बहुत कॉमन है एक इंडस्ट्री में, शायद आसान नहीं होगा एंटर करना बिकॉज उसके लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव ऑफर फॉर अ न्यू एंट्रेंट टू एंटर इनटू इंडस्ट्री व्हिच लाइक्स डिफरेंशिएशन. सब्स्टिट्यूट्स, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के अंदर इतने ब्रिलियंट फीचर्स रहेंगे, यूनिकनेस रहेगा, शायद सब्स्टिट्यूट्स उसको आसानी से सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे और आप हमेशा एक कोर प्रोडक्ट रहेंगे और सब्स्टिट्यूट ही रहने वाला है. But sir, there are disadvantages, there are limitations. The uniqueness may not survive for longer run. You are charging higher price, which may not be respected by a lot of people. And sir, once the differentiation is not valued by customer, your strategy will fail significantly. It is not easy to achieve. It is even more difficult to survive in the longer run. Cost leadership for longer run can work. Differentiation for longer run is not a easy strategy. This is your differentiation strategy.
Spend 2 minutes, quickly read differentiation once again. फटाफट से एक बार go through करो. Achieving differentiation, ये एग्जाम क्वेश्चन था. What important points should you keep in mind to achieve a differentiation strategy? यही क्वेश्चन पूछा गया था. But sir, basis of differentiation MCQ में आ सकता है. वो एक एग्जांपल दे देगा. कंपनी ने ये यूनिकनेस ऐड किया अपने प्रोडक्ट के अंदर. Out of the following, which one is the basis of differentiation? So it will be a product based differentiation, not the price or organization based differentiation. Yes, आपको basis of differentiation आना चाहिए. Quickly spend 5 minutes, then we move towards the focus strategy. Let's start with the last one. Focus strategy क्या बोलता है? फोकस स्ट्रेटजी का मतलब है आप क्या करोगे, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के सेगमेंट के ऊपर या एक नैरो मार्केट पे फोकस करोगे. मतलब आइडेंटिफाई अ नीश मार्केट या नैरो मार्केट जिसको कोई डील नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटर्स पे फोकस नहीं कर रहा है. नो वन इज केटरिंग टू द नीड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेगमेंट और नीश मार्केट. वो आपके लिए कहलाएगा फोकस स्ट्रेटजी. देखो, इट डिपेंड्स अपॉन an industry segment that is of sufficient size and has good growth potential, and it is not crucial to the success of other competitors. मतलब other competitors are not focusing there. So can I say this is similar to market penetration, market development, जहां पर आप एक specific niche area identify करके उस पर focus करना चाहते हो. देखो, use focus strategy when customers have distinctive preferences and requirements. मतलब उस narrow market का जो कस्टमर्स है उनका अलग ही एक्सपेक्टेशन है एंड कोई भी राइवल फर्म उसमें डील नहीं कर रहे हैं. दे आर नॉट टारगेटिंग इट. बट सर रिस्क है, जैसे आप उसको टारगेट करोगे, सक्सेसफुली रन हुआ, उस पे इमीडिएटली अटैक होगा एंड अदर प्लेयर्स विल आल्सो एंटर. सो ऑब्वियसली दिस इज पार्ट ऑफ पार्सल. बट यस, फोकस स्ट्रेटजी कैन बी यूजफुल अलोंग विद ईदर डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप. तो ये जो आपके कस्टमर के डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंसेस है ना, इट कैन बी ईदर रिलेटेड टू कॉस्ट कि उनको सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, या इट कैन बी रिलेटेड टू द यूनिक फीचर्स. सो इफ इट इज रिलेटेड टू कॉस्ट, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट लीडरशिप प्लस फोकस. और एक बायर का रिक्वायरमेंट है यूनिक फीचर्स का, तो शायद डिफरेंशिएशन प्लस फोकस आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है. चलो देखो, रिस्क है, शायद सब कॉम्पिटिटर्स भी रिकॉग्नाइज करेंगे और आसानी से वहां आ जाएंगे, या आपका जो कस्टमर्स है, टारगेट मार्केट है, उनका एक्सपेक्टेशन कुछ और बढ़ जाएगा एंड दे माइट ड्रिफ्ट टुवर्ड्स अनदर सेगमेंट. सर, फोकस कॉस्ट लीडरशिप एंड फोकस डिफरेंशिएशन लॉजिकल है. सिर्फ फोकस अपने आप में इतना रेलेवेंट नहीं रहेगा. सर, फोकस कॉस्ट लीडरशिप का मतलब मैं ऐसे टारगेट मार्केट से डील कर रहा हूं जो चाहता है कम से कम कॉस्ट में, मतलब प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा, समझो मेरा बात, पर कम से कम कॉस्ट में मिलेगा और उस टारगेट मार्केट के कॉस्ट के ऊपर कोई फोकस नहीं करना. देखो, इट रिक्वायर्स competing based on price to target a narrow market. That means you are going to charge low prices relatively in comparison to other firms, and इसकी वजह से आपको वो पूरा सेगमेंट का एक्सेस मिल जाएगा. फोकस डिफरेंशिएशन मतलब सर, वो टारगेट मार्केट चाहता है यूनिक फीचर्स के लिए पैसा पे करना, उसकी जो यूनिक फीचर्स का रिक्वायरमेंट है वो कोई फुलफिल नहीं कर रहा है. देखो, दिस रिक्वायर्स ऑफरिंग यूनिक फीचर्स दैट फुलफिल्स द डिमांड ऑफ अ नैरो मार्केट, एंड ऑब्वियसली सर, यू नीड टू कंसंट्रेट योर एफर्ट्स ऑन सेलिंग
दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट सिर्फ उनको ही सेल करना है आपको। सर ये डेमोग्राफिक ग्रुप भी हो सकता है, पर नैरो मार्केट्स भी सिग्निफिकेंटली आपको अच्छा पैसा दे सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है रोल्स रॉयस का, दे सेल लिमिटेड नंबर ऑफ हाई एंड कस्टम बिल्ड कार्स, एस्टन मार्टिन हो गया, इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बहुत सारे प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं जो फोकस डिफरेंशिएशन पे मार्क लगाते हैं। डू यू गेट माय पॉइंट? Now, how do you achieve focus strategy? Obviously, उसको अचीव करने के लिए पहले आपको एक स्पेसिफिक नीश या नैरो मार्केट सेलेक्ट करना पड़ेगा जो ना तो कॉस्ट लीडर कवर कर रहा है ना डिफरेंशिएटर कवर कर रहा है, इसीलिए उस पर आप फोकस करना। देखो कॉस्ट लीडर उस पर फोकस नहीं करेगा बिकॉज वहां वॉल्यूम गेन कम रहेगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ स्मॉलर मार्केट, एंड डिफरेंशिएटर नहीं कर रहा है, ये सब्जेक्टिव है। अगर वो कर रहा होगा तो आप पिक कर सकते हो उसको, ठीक है। सर आपको बहुत सुपीरियर स्किल सेट लगेंगे उस नीश मार्केट को कैटर करने के लिए, बिकॉज आपको पहले नीश मार्केट ढूंढना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज अल्टीमेटली कोई ना कोई उस पर फोकस कर ही रहा होगा। बट सर इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दोस नीश मार्केट्स देन मे बी यू विल बी एबल टू अनलॉक अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी। डू यू गेट माय पॉइंट? जनरेटिंग हाई एफिशिएंसीज फॉर सर्विंग, मतलब ऑब्वियसली तुमको एक पॉइंट के बाद में सिग्निफिकेंट तरीके से उस नीश मार्केट को सर्व करना पड़ेगा और कोई ना कोई इनोवेटिव तरीके ढूंढने पड़ेंगे उस वैल्यू चेन को डील करने के लिए, ताकि सर आप डायरेक्टली उस टारगेट मार्केट से स्पेसिफिक तरीके से डील कर सकते हो अच्छे से। नाउ सम ऑफ यू माइट थिंक सर फिर डिफरेंशिएशन एंड फोकस डिफरेंशिएशन में डिफरेंस क्या है? थियरेटिकली अगर आप मुझे पूछोगे, डिफरेंशिएशन इज टारगेटिंग का बिगर टारगेट मार्केट जहां आपको लगता है यूनिकनेस बहुत सारे लोग रिवॉर्ड करेंगे। फोकस डिफरेंशिएशन जहां आपको लगता है ऐसा नैरो मार्केट है, सिर्फ वहां कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स जो मे बी बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट मार्केट नहीं है पर एक लिमिटेड टारगेट मार्केट है, वही रिवॉर्ड करने वाला है और मैं उसी से डील करना चाहता हूं स्पेसिफिकली, तो शायद आप फोकस डिफरेंशिएशन पे टारगेट करने का ट्राई करो। Like for example, in luxury segment, you have Mercedes, you have BMW, you have Audi, but तीनों के भी जो customer के expectations है वो अलग-अलग है. Like for someone who prefers, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, मतलब एक उसको थ्रिलिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, दैट पर्सन विल लाइक अ BMW. Someone who likes more of a luxury might go towards Mercedes. I don't know why someone goes towards Audi, that's a different scenario, but right now they're also trying to use extremely powerful machines को अच्छा प्रोडक्ट बनाने का ट्राई कर रहे हैं अच्छे तरीके से, but this is how I could differentiate these two brands. तो सर उनका भी फोकस डिफरेंशिएशन है कि टारगेट मार्केट के अंदर भी वो एक नीश टारगेट मार्केट ढूंढ रहे हैं जिसमें वो दिमाग लगाना चाहते हैं। सर एडवांटेजेस, प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज कर पाओगे आप, और सर आपका एक्सपर्टीज इतना ब्रिलियंट है, इसकी वजह से आप आसानी से अपने कॉम्पिटिटर्स को आउटराइटली मार्केट से बाहर निकाल सकते हो। डिसएडवांटेजेस, कोई ना कोई तरीके से इजीली कॉपी कर लेगा, लिमिटेड प्रोडक्ट्स सर्विसेज होने की वजह से आप आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाओगे, एंड इन लॉन्गर रन लार्जर कॉम्पिटिटर्स विल एंटर, दे विल एक्वायर दीस कॉम्पिटेंसीज और आपको खत्म कर देंगे। सर फोकस स्ट्रेटजी लगाने के लिए बहुत स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज चाहिए, यू नीड टू आइडेंटिफाई दोस नीश मार्केट, इट इज नॉट अ इजी स्ट्रेटजी, रादर ये फोकस डिफरेंशिएशन ही सबसे आसान होता है, क्योंकि आप लग्जरी मार्केट्स में प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हो बाय चार्जिंग अ हायर प्राइस। फोकस कॉस्ट लीडरशिप इज रेयर बिकॉज कॉस्ट लीडरशिप अचीव करने के लिए वॉल्यूम चाहिए होता है और नैरो मार्केट में वॉल्यूम अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। आई वुड से फोकस डिफरेंशिएशन इज वेरी कॉमन इन कंपैरिजन टू फोकस कॉस्ट लीडरशिप। टाटा नैनो इज एन एग्जांपल ऑफ focus cost leadership, but it did not really survive again according to me. That is an example of focus cost leadership. Do you understand disadvantages and advantages of focus strategy? बात समझ में आया क्या? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है, फोकस डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, दो लाइन लिखनी होती है, ज्यादा कुछ होता नहीं है, बट एग्जाम में उन दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज फोकस डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज फोकस कॉस्ट लीडरशिप? We'll just spend 5 more minutes. The last concept to go is best cost provider. If you ask me, ये best cost provider मेरे हिसाब से सबसे interesting है. I'll give you a simple example also, which all of you will agree with me. Best cost provider का मतलब है cost leadership plus differentiation. ये सबसे unique combination है. मतलब सर या तो मेरा existing customer चाहता है मुझे प्रोडक्ट में जो फीचर्स है वो सेम मिले, do you get my point? But सर कम से कम प्राइस के अंदर ये प्रोडक्ट मिल जाए, मतलब आई एम ट्राइंग टू से थोड़ा सा कॉस्ट लीडरशिप पे बियॉन्ड जा रहा हूँ। कॉस्ट लीडरशिप में क्या होता है, सिर्फ प्राइसिंग पे फोकस है, यहाँ मैं बोल रहा हूँ थोड़ा वैल्यू भी सिग्निफिकेंटली बेटर मिले और कॉस्ट भी कम लग जाए, मतलब आई वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ बोथ, वेयर आई एम गिविंग मोर वैल्यू
अगर 100 रुपए के अंदर जो मैं परचेस कर रहा हूँ उसका वैल्यू x मिलता है, तो 100 रुपए के अंदर जब मैं वापस परचेस करूंगा मेरा प्रोडक्ट, मुझे वैल्यू x प्लस 10 मिलेगा। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट मोर वैल्यू फॉर माय कस्टमर्स बाय यूजिंग बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। मतलब मैं आपको बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट, मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं लोएस्ट दूंगा, मैं बोल रहा हूँ मैं बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट दूंगा। मतलब आई माइट चार्ज यू 10% मोर, बट यू विल फील दैट यू रिसीव समथिंग व्हिच इज 50% मोर, सो योर value achievement as a customer will always be higher. So देखो, the new model of best cost is further development of above these strategies, and that is basically giving customers more value for their money by emphasizing both low cost and upscale differences. If you ask me, MI can be one example. If you ask me, Kia in automobile industry is a very good example right now, because Kia is trying to launch those products which are heavy on features but not very high on cost. So they are playing now they are not like सबसे cheapest है वो इंडस्ट्री में, but वो अपना कार के अंदर फीचर्स बहुत बेटर लेकर के आ रहा है, थोड़ा डिजाइन पे खेल रहा है अच्छे से, because they have been famous for designing beautiful cars. So they are using their expertise of designing beautiful cars, adding beautiful features, at the same time charging little comparatively lower cost. Plus they have a in India brand loyalty of Hyundai because they're part of Hyundai entity. So I'm just trying to say they're just trying to play with a combination of both. They're trying to reduce the cost as well as upscale differentiating features. So that the objective is to keep cost and prices lower than those of other sellers. So देखो दो तरीके हैं देखने के. So it can be done through two ways. Number one, through offering products at lower price than what is being offered for products with comparable quality and features. मतलब almost same level quality या better quality with low price, या same price charge करो और बहुत ज्यादा higher quality के features दे दो. ये दोनों में से कोई भी तरीका आप choose कर सकते हो to achieve best cost provider. It is a choice what you make. So if you ask me, low cost provider is cost leadership. Broader differentiation is pure differentiation. Best cost provider is cost leadership plus differentiation. And then you have focused cost leadership, and then you have focused differentiation. So these are all different combinations what we really have. So बाकी चारों हमने डिस्कस कर लिए थे. आखिरी वाला बचता है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर. मतलब हम वैल्यू कॉन्शियस बायर, जिसको मैं प्राइस कॉन्शियस बायर नहीं बोल रहा हूँ, वैल्यू मतलब जिसको अच्छा वैल्यू मिलना चाहिए मेरे बायर को, वो एक्सपेक्टेशन. मतलब मैं थोड़ा अच्छा फीचर्स मिला तो कंपैरेटिवली ज्यादा पैसा देने को मैं तैयार हूँ, बट मेरा फीचर्स का वैल्यू अच्छा होना चाहिए. सर मोर वैल्यू ऑफ मनी इज द फोकस. Either under price your rival brands जिसमें आप ज्यादा फीचर्स दे दो, या सर आप प्राइस सेम रखो पर बहुत ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर दो. मे बी समवे यू आर प्लेइंग विद प्राइस एंड फीचर्स टुगेदर ऑलवेज. Sir, develop unique expertise in simultaneously managing cost down and upscaling features. सिर्फ cost भी reduce नहीं करेंगे, साथ साथ में features भी improve करना शुरू करेंगे. So maybe many upscale features and beautiful attributes. That is why you're reaching a level कि आप कम से कम प्राइस में अच्छे फीचर्स दे रहे हो और एक कस्टमर के ऐसे नीड को फुलफिल कर रहे हो जो कोई और फुलफिल नहीं कर रहा था. दिस इज कॉल्ड एज बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी. ये बहुत रेयर होता है, बट नाउअडेज आई थिंक इट्स बिकमिंग लिटिल कॉमन, बिकॉज यहाँ पर आप वॉल्यूम गेम एज वेल एज फीचर्स दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो. इन अ कंट्री लाइक इंडिया, अकॉर्डिंग टू मी, you need this kind of strategy in majority of the industries in future. In terms of FMCG, in terms of electronics, you want the best possible features, but not at the cost of very high price. You want a good price. So MI, when they're manufacturing televisions, they're giving you huge TVs, with almost all features or better features at literally half the price of Sony or maybe other players. So that's basically best cost provider strategy. बात समझ में आएगी. एग्जाम्पल में वापस से बोलूंगा, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर मुझे इंपॉर्टेंट लगता है. रिसेंट टाइम्स में नहीं पूछा गया है. ये दोनों पॉइंट आपको आने चाहिए कि कैसे बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर अचीव कर सकते हो, इसका मतलब क्या है. उसके बाद में फोकस के अंदर आई वुड से फोकस डिफरेंशिएशन एंड फोकस कॉस्ट लीडरशिप पे दो मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. दैट कैन बी आस्क्ड. डिफरेंशिएशन आई बिलीव नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन कैन बी आस्क्ड, बिकॉज अचीविंग डिफरेंशिएशन ऑलरेडी पूछा जा चुका है. कॉस्ट लीडरशिप में मैं बोलूंगा achieving cost leadership is important and advantages of cost leadership is literally more important. In terms of Michael Porter's 5 force model, I would say more than nature of rivalry, because we saw this question was already asked, threats of new entrant is more important. या वो 3 steps पूछ लेगा कि कैसे आप माइकल पोर्टर के 5 force model को यूज करते हैं. अगर आप मुझे पूछोगे माइकल पोर्टर के 5 force model एंड बिजनेस जनरिक स्ट्रेटजीज में रिलेशनशिप क्या है, एक ही रिलेशनशिप है, एक ही इंसान ने प्रोपगेट किया है.
एंड उस इंसान ने अपनी चीजों को थोड़ा सा एम्बेडेड किया है। मतलब जब आप एडवांटेजेस पढ़ोगे कॉस्ट लीडरशिप का, फोकस का, डिफरेंशिएशन का, वो एडवांटेजेस उसने अपने कॉम्पिटिटिव जो 5 फोर्सेस थे उनके पर्सपेक्टिव से लिखा है। तो रिलेशनशिप ये उन पांचों को दिमाग में रखते हुए इन स्ट्रेटजीज को बनाया हुआ है। तो ये बेसिकली माइकल पोर्टर ने ही क्रिएट किया है दोनों का दोनों, इसीलिए उसने अपने पांचों फोर्सेस को बेस रखते हुए तीनों स्ट्रेटजीज को प्रोपेगेट किया है। हम कौन से स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। For some of them only cost leadership can be good, for some of them a combination of them can be suitable. So it always depends and it always varies from product to product, industry to. Do you understand this? Sure. एग्जाम क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, मे 19 का क्वेश्चन और दिखाया था आपको। मे 19 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक दैट वाज ऑन डिफरेंशिएशन। यस, what do you mean by differentiation strategy and how it is achieved? Look at the answer. Differentiation का मतलब क्या होता है, अचीव करने के लिए पॉइंट्स क्या रहेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ डिफरेंशिएशन पे आ चुका है। कॉस्ट लीडरशिप एंड फोकस पे ज्यादा फोकस करना, दैट कैन बी लिटिल मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम। Are we good guys? Now let me see what are doubts you guys have. कुछ लॉजिकल डाउट्स है तो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ भाई, टाटा नैनो मैंने आपको बता दिया, टाटा नैनो इज नॉट ओनली फोकस, आई थिंक इट इज अ फोकस कॉस्ट लीडरशिप व्हाट दे यूज्ड। Difference between focus, differentiation and differentiation, I explained you. Differentiation is targeting a bigger target market. Focus differentiation will be targeting a really smaller target market, normally premium products if you ask me, or luxury products. Then I think I have addressed almost all questions. Sir, if let's say after revision lectures I understand detail EIS and SM अगर मेरे को समझ में आ गया, can I directly refer Q&A module for these subjects? You can refer to question answer module. I have tried to include almost all possible questions. I do agree with that. I'm not going to disagree completely, but I would still say from every chapter keep identifying important points because you might have a broader perspective, but still, like for example, specifically पूछा कैसे अचीव करोगे डिफरेंशिएशन, तुम आंसर नहीं लिख पाएगा and you lose entire 5 marks. I'm telling you थोड़ा मेहनत करो, ये सब्जेक्ट में मेहनत करोगे 150 पेज पे तुम आसानी से पास हो जाओगे। अगर तुम शॉर्टकट ढूंढोगे, मेरे को समझ में आ गया, पर्सपेक्टिव आ गया, उससे तो पास नहीं हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली इस सब्जेक्ट में तेरा पर्सपेक्टिव और पास होने का कोई रिलेशनशिप नहीं है। Unfortunately, I'm not really proud of saying this as a teacher. I really hate it. Rather, it is the biggest challenge for a teacher because I am not a teacher who believes in remembering things. But unfortunately, I have to tell you that understand from exam point of view, perspective only will not help you. Use your brain, identify what questions can be asked. That is why you must have realized in revision sessions, rather than talking about examples and just telling you how you need to write in exams. Because I know this perspective part will not help you in passing in this subject specifically. In other subjects, it's completely fine, but in this subject, it's not going to help you. That is why keep identifying questions. Be sincere, think like class 10th and 12th student from exam point of view. It is going to help you in this subject, specifically EIS and SM. I hope I'm making myself very, very clear to you again and again and again every single day that in this subject, don't try to use just your broader perspective to answer. You will get broader marks only. That is going to be literally 10, 15 marks. That is not going to help you in passing and you will cry. And you will cry like a baby and you'll be like, I failed because of the subject. Because you're not understanding one thing. Unfortunately, this subject requires efforts, not cribbing. Put in the effort, do less of cribbing, you will pass easily. You need to use your brain. If you don't have that, I can't do anything about it. That is why I just keep pushing you again and again. Thoda sincerely, बस और कुछ नहीं चाहिए. Are we good guys? I think we did extend a little bit more today. Sunday का test के बारे में अगर आप मुझे पूछोगे, I think if there is no test on advanced account and FM, we'll take a test on strategic management. I think by Saturday we should be able to finish majority of the syllabus of strategic management. At least जो first 6 chapters है, chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, उनके ऊपर हम टेस्ट ले सकते हैं। 7th and 8th शायद खत्म नहीं होंगे तो at least 1 to 6 को खत्म कर देते हैं। What do you think? या first 7, let's say शायद 8 chapter नहीं होगा पर 7 chapters हो जाएंगे पूरे के पूरे. Can we take a test on chapter 1 to 7? Let me ask Abhishek sir if he has planned a test on advanced modes or FM. It's completely fine. Otherwise, we can take a test on strategic management. ठीक है? Yes, we'll post on the group. Thank you guys. Good night. Bye bye.